अध्याय 1 बाह्य प्रांगण का शिष्य। रात, गोल चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और तारे जगमगा रहे थे। हालांकि तारों की उस नदी के भीतर उनके बीच 9 रंगों की रोशनी मंडरा रही थी और वे विशेष रूप से चमकदार थी। आकाश में असामान्य संकेत दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि एक दिव्य शरीर अवतरित होगा। 9 प्रांतों में स्थित शाही शहर के शिखर पर सुनहरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था और रात के आकाश की ओर देख रहा था। उसके पीछे इंपीरियल सिटी के हजारों विशेषज्ञ थे। वे सभी आधे घुटने टेके हुए थे, मानो किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। तारांकन बस अचानक प्रकाश सघन होकर 9 रंगों की बिजली में तब्दील हो गया। ये तारों की नदी और आकाश के ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिरी। उसी क्षण काली रात सफेद दिन में बदल गई। बिजली गिरने से पहले ही धरती जोर से कांपने लगी थी। लेकिन वह 9 रंगों वाली बिजली जैसे ही वह जमीन से टकराई, उसने कोई भयानक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय दुनिया एक बार फिर रात के अंधेरे में डूब गई। पहले की तरह चमकीला रात का आकाश काफी हद तक अंधेरा हो गया, मानो कोई महत्वपूर्ण तत्व गायब हो गया हो और पुराने उदास दिन लौट आए हों। बूढ़े आदमी की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी और उसका उत्तेजित शरीर कांप रहा था। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी। नीले प्रांत की सीमाओं के भीतर आज रात पैदा हुए सभी शिशुओं को शाही शहर वापस ले आओ। जी श्रीमान, गरजती हुई ध्वनि क्षितिज के पार तक गूंज उठी और शाही शहर के दसियों हजार विशेषज्ञ नीले प्रांत की ओर चल पड़े। उन्होंने दिव्य शरीर की खोज करने और उसे शाही दरबार को सौंपने की शपथ ली। समय बीतता गया, पलक झपकते ही 5 साल बीत गए और हालांकि लोगों को उस साल का भयावह दृश्य अभी भी याद था, लेकिन शाही दरबार की कार्रवाइयों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। 9 प्रांतों के नीले प्रांत की सीमाओं के भीतर असंख्य स्कूलों में से एक नीला ड्रैगन स्कूल भी था। आज एक बार फिर एजो ड्रैगन स्कूल के लिए शिष्यों की वार्षिक भर्ती का दिन था। स्कूल के बाहर लोगों का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा था। हर बार सबसे व्यस्त लोग बाहरी प्रांगण के शिष्य ही होते थे। विद्यालय में प्रवेश की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर डाल दी जाती थी। बाह्य प्रांगण के शिष्य वे ही कठिन और निस्वार्थ कार्यों को अंजाम देते थे। विद्यालय में उनका स्थान न केवल सबसे निचला था, बल्कि बाहरी लोग उन्हें नीची दृष्टि से भी देखते थे। कारण बहुत सीधा साधा था। यदि वे दरबारी शिष्य होते तो इसका मतलब था कि उनकी प्रतिभा बेहद खराब थी और जीवन भर उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होता, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। अरे, ये कैसा रवैया है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? खूबसूरत कपड़े पहने एक महिला, जिसके साथ एक लड़का भी था, ने एक युवक की ओर इशारा करते हुए और उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है, अब काफी देर हो चुकी है और स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा। कृपया कल फिर आइएगा। उस युवक का कोमल चेहरा अभी भी युवा और सौम्य था, लेकिन उसकी भौहों के बीच थोड़ी सी वीरता झलक रही थी। उनका नाम चू फैंग था। इस साल उनकी उम्र 15 साल थी और वह एजियो ड्रैगन स्कूल के हजारों बाहरी दरबारी शिष्यों में से एक थे। हालांकि वह दरबारी शिष्य था, चू फैंग बाकी सभी से अलग था। वह दूसरों से हीन भावना नहीं रखता था और न ही खुद को नीचा समझता था। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय वह भयभीत या डरा हुआ नहीं रहता था और बहुत शांत स्वभाव का था। कल वापस आना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये पहाड़ हैं, तुम हमें सोने कहाँ दोगे? मेरे रहने का इंतजाम करो, वरना मैं तुम्हारे बड़ों से बात करने जाऊंगी। उस महिला ने न तो सुना और न ही परवाह की। उसने तो चू फैंग के कपड़े भी पकड़ लिए। चू फैंग, क्या तुम मुसीबत में पड़ गए हो? लेकिन ठीक उसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी। उस दिशा में देखते हुए बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवती आती हुई दिखाई दी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें उग्र थीं और वह उस महिला को घूर रही थी। जैसे ही उसने उस युवती को देखा, महिला के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और भय की एक तीव्र अभिव्यक्ति उभर आई। इसका कारण और कुछ नहीं था। इसका कारण सिर्फ ये था कि उस युवती ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था और यह भीतरी शिष्यों की पहचान थी। उस महिला ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। उसने पहले सोचा था कि वह अपने रुतबे का इस्तेमाल करके सामने खड़े युवक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। किसने सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा वह साधारण सा युवक एक आंतरिक शिष्य का समर्थन रखता है। आंतरिक शिष्य एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह नाराज नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं, मैं बस उनसे कुछ चीजों के बारे में पूछ रही थी, महिला ने मुस्कुराते हुए समझाया। उस युवती ने उसे घूरकर देखा और केवल एक शब्द कहा, यहाँ से चली जाओ। उसी क्षण महिला का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने लड़के को खींचा और तेजी से वहां से चली गई और घबराहट में वह लड़खड़ा भी गई, जिससे वह बहुत बुरी तरह घायल लग रही थी। ये देखकर चू फैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी युवती से विनम्रतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चूयू। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं ना। चू युए थोड़ी नाराज थी। वह सही थी, वे सचमुच परिवार थे, वे एक ही परिवार से थे। चू युए चू फैंग की चचेरी बहन थी, जो चू फैंग के पिता के भाई के वंश से थी और वह चू फैंग से केवल 1 वर्ष बड़ी थी। हालांकि चू युए ने 3 साल पहले ही आंतरिक शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वह आंतरिक शिष्य बन चुकी थी। वह अब आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी। हमें स्कूल के नियमों का पालन करना होगा, चू फैंग ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा। टीएन, विद्यालय के नियमों का पालन करने से उनका तात्पर्य बड़ों का सम्मान करना था, क्योंकि भीतरी दरबार के शिष्य बाहरी दरबार के शिष्यों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चू फैंग का ऐसा व्यवहार देखकर चू युए का दिल दुख से भर गया। चू फैंग, क्या तुम इस साल की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग नहीं लोगे, या फिर तुम अभी तक आध्यात्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंचे हो? चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। किसी को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। ये देखकर चू युए ने अपनी कमर से एक थैला उतारा और चू फैंग के हाथों में थमाते हुए कहा, इसे परिष्कृत करो, शायद इससे तुम्हें तीसरे स्तर को पार करने में मदद मिलेगी। चू फैंग ने थैली खोली और तुरंत ही उसमें से प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। उसके अंदर उंगली के आकार की एक चमकदार पारदर्शी संत आत्मा घास पड़ी थी। चू युए, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले जा सकता। चू फैंग ने जल्दी से इसे चू युए को वापस कर दिया। संत आत्मा घास, यह मार्शल प्रशिक्षण के लिए एक रामबाण की तरह थी और अत्यंत मूल्यवान थी। आत्मा जगत में रहने वालों के लिए इसका अनंत उपयोग था। प्रशिक्षण की गति बढ़ाने के लिए चू परिवार हर साल चू परिवार के सदस्यों को एक संत आत्मा घास प्रदान करता था। चू युए को परिवार की ओर से भी कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें चू फैंग को दे दिया।
इससे चू फैन बहुत प्रभावित हुआ और इसलिए वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये देता हूँ तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। चू युए थोड़ा चिढ़ गया। अरे आप इतने उदार कब से हो गए और लोगों को सेंट स्पिरिट ग्रास भी देने लगे। देखो मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ और संयोग से मैं भी आध्यात्मिक जगत के चौथे स्तर में प्रवेश करने ही वाला हूँ। क्या तुम मुझे संत आत्मा घास दे दोगे? चू फैन की उम्र के आसपास का एक युवक चलकर आया और उसने भी दरबारी शिष्यों के वस्त्र पहन रखे थे। उनका नाम चू झेन था और वे भी चू परिवार से थे। 5 साल पहले उन्होंने चू फैन के साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था। हालांकि वे 2 साल पहले एक आंतरिक शिष्य बन गए थे। चू झेन, तुम पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर को पार कर चुके हो और आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक संघनित कर चुके हो। भले ही तुम्हारे पास यह संत आत्मा घास न हो, फिर भी तुम तेजी से रैंक बढ़ा सकते हो। लेकिन चू फैन ने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन नहीं किया है, इसलिए ये पवित्र आत्मा घास उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चू युए ने जबरदस्ती पवित्र आत्मा घास चू फैन के हाथों में थमा दी। हाँ तुम सही हो, लेकिन दुख की बात है कि वह इसे नहीं चाहता। चू झेन ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्य किया। किसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए? लेकिन फिर चू फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए बेझिझक सेंट स्पिरिट ग्रास को अपनी जेब में रख लिया और कहा, चू युए, मैं ये सेंट स्पिरिट ग्रास उधार ले रहा हूँ। बाद में मैं इसे दुगुना लौटा दूंगा। हम ठीक है। चू फैन द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर चू युए पहले से ही खुश थी, इसलिए उसने यूं ही जवाब दे दिया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चू फैन इसे लौटाएगा या नहीं। अगर तुम इसे ले ही रहे हो तो वापस क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये पवित्र आत्मा घास देना सरासर फिजूल खर्ची है। चू झेन के चेहरे पर बेहद गुस्से का भाव था। चू फैन ने बस मुस्कुराकर उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसने चू युए से कहा, चू युए, मैं इस वर्ष की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लूंगा। अगर तुम आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें इस वर्ष की अतिरिक्त संत आत्मा घास दे दूंगा। चू झेन ने चू फैन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। क्या ये सच है? चू फैन को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। चू युए गवाह होगी, लेकिन अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो इस साल मुझे जो भी संत आत्मा घास मिलेगी वह तुम्हारी होगी। इतना कहकर चू फैन बाहरी दरबार के शिष्यों के काम में पूरी तरह से जुट गया। चू झेन, हम परिवार हैं, तुम्हें चू फैन के लिए हमेशा चीजें इतनी मुश्किल क्यों बनानी पड़ती हैं? चू युए ने चिढ़कर चू झेन की तरफ देखा। परिवार? चू युए, तुम्हें पता होना चाहिए कि चू फैन हमारे चू परिवार का हिस्सा नहीं है। स्कूल में 5 साल बिताने के बाद भी वह आंतरिक शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया है। वह हमारे चू परिवार के लिए सरासर कलंक है। पूरे चू परिवार में उसे कौन पसंद करता है? केवल तुम ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो और उसे इस्तेमाल के लिए अपनी पवित्र आत्मा घास भी देते हो। चू झेन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम सचमुच बेवकूफ हो। चू युए थोड़ी गुस्से में थी और कुछ पल उसे घूरने के बाद वहां से चली गई। दूसरी ओर चू झेन मुस्कुराया। वह सचमुच खुश था। हालांकि उसे चू युए की सेंट स्पिरिट ग्रास नहीं मिली, लेकिन वह जानता था कि इस साल चू फैन की सेंट स्पिरिट ग्रास निश्चित रूप से उसकी होगी। रात के कुछ देर बाद बाहरी प्रांगण के शिष्यों के विश्राम क्षेत्र में चारों ओर घना अंधेरा था। दिन भर की व्यस्तता के बाद सभी बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। केवल चू फैन का कमरा ही रोशन था। वह पलंग के आगे वाले हिस्से पर बैठ गया, चू युए द्वारा दी गई संत आत्मा घास को निकाला और बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि यह संत आत्मा घास आपको तृप्त कर देगी। ये कहने के बाद चू फैन ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, सेंट स्पिरिट ग्रास को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा लिया और एक अजीब हस्त मुद्रा बनाई। उसी क्षण संत आत्मा घास के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा चू फैन के शरीर में उसकी हथेली के माध्यम से प्रवेश करने लगी और उसके दांतियान में एकत्रित हो गई। टीएन डेंटिन। उसी समय चू फैन के दांत से चबाने की आवाजें आने लगी, मानो कोई भोजन कर रहा हो। यदि आप उसकी त्वचा के भीतर झांकते तो आपको चू फैन के दांतियान के गहरे हिस्से में बिजली का एक पिन दिखाई देता। बिजली के उस पिन में 9 रंग थे और हर रंग एक विशालकाय बिजली के दानव जैसा लग रहा था। उससे एक भयानक आभा निकल रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। चू फैन वास्तव में चू परिवार से नहीं था, वह चू परिवार के 5वें सबसे बड़े सदस्य चू युआन का दत्तक पुत्र था। इसी वजह से चू फैन को बचपन में ही दरकिनार कर दिया गया और अपमानित होना पड़ा। अगर चू युआन ने उसकी रक्षा न की होती तो उसे चू परिवार से निकाल दिया गया होता। इसी कारण चू फैन चू युआन का बहुत आभारी था और उसने चू युआन का गौरव बनने और उसका सम्मान वापस पाने की कसम खाई। 5 साल पहले चू फैन ठीक 10 साल का था और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए यह सबसे अच्छी उम्र थी। उस समय उन्हें प्रशिक्षण से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को साबित करने का समय आ गया है। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एजो ड्रैगन स्कूल में 1 महीने बिताने के बाद ही बिजली उसके शरीर पर गिरेगी और उसके दांतियान में प्रवेश कर जाएगी। शुरुआत में चू फैन को लगा कि यह उसकी अच्छी किस्मत है, क्योंकि जब उसने प्रशिक्षण शुरू किया तो उसकी प्रगति की गति आश्चर्यजनक थी। मात्र 2 महीनों में वह आध्यात्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। वह गति पूरी तरह से असामान्य थी और इसी वजह से चू फैन ने किसी को भी इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपनी ताकत को छिपाकर प्रशिक्षण जारी रखा। लेकिन यह सुखद क्षण ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही चू फैन ने खुद को प्रतिभाशाली समझा, उसके शरीर में बदलाव आ गया। उस बदलाव के कारण उसकी साधना रुक गई और आगे नहीं बढ़ पाई और उसे जीवन भर की सबसे भयानक प्रतिभा वाला व्यक्ति करार दिया गया। बस उस समय चू फैन के हाथों में मौजूद संत आत्मा घास को उसके दांताइन द्वारा परिष्कृत और अवशोषित किया जा रहा था। उसकी शोधन गति असाधारण रूप से तेज थी और सामान्य ज्ञान से परे थी। सामान्यतः चू फैन की शक्ति के साथ संत आत्मा घास को परिष्कृत करने में कम से कम 1 महीना लगता। हालांकि अब इसे देखने पर थोड़े ही समय में यह आधा परिष्कृत हो चुका था और चू फैन का दांतियान, जो एक अंतहीन गुफा जैसा प्रतीत होता था, उसमें भी पूर्णता का एहसास होने लगा था। बस अचानक चू फैन के हाथ पर प्रकाश की एक किरण छा गई और संत आत्मा घास का दूसरा आधा हिस्सा तुरंत गायब हो गया। साथ ही उसी समय चू फैन के दांतियान में भी सब कुछ बदल गया। 9 बिजली के राक्षस आपस में गुंथे हुए थे। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वास्तव में संघनित हो रहे थे। अंत में वे एक गोली जैसी वस्तु में बदल गए। जैसे ही गोली बनी, उसमें से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक लहर की तरह उमड़ पड़ी और चू फैन के शरीर को बहा ले गई। देखते ही देखते वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। वूश! चू फैन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनमें बिजली की चमक दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव था।
मैं कामयाब हो गया। 5 साल बाद आखिरकार मैं कामयाब हो गया। चू फैन बेहद खुश था। वह बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा और घूमते हुए अपने शरीर का जायजा लेने लगा। मार्शल आर्ट की साधना की यात्रा में ज्ञात क्षेत्र निम्नलिखित थे: आत्मा, उत्पत्ति, गहनता और स्वर्ग। ये 4 प्रमुख क्षेत्र थे और प्रत्येक क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित था। आध्यात्मिक जगत का पहला स्तर, इसका मुख्य उद्देश्य विशेष विधियों द्वारा भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करना और शक्ति बढ़ाना था। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने के तरीकों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। केवल वे लोग जो अपने दांत्यान में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक संघनित कर लेते हैं, वे ही वास्तव में मार्शल साधना में अपना मार्ग शुरू कर सकते हैं। चू फैन के शरीर में परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण वह आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने में असमर्थ हो गया था। उसके दांत्यान में मौजूद दिव्य बिजली 9 भूखे जंगली जानवरों की तरह थी। चू फैन द्वारा संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा उस दिव्य बिजली द्वारा भस्म हो जाती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भले ही दिव्य बिजली उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जब तक वह अपने दांत्यान को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, एक दिन वह उसे भर सकता है। और आज आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। ये एक बेहद तीव्र अनुभूति है। असीम मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, मानो वह मेरे शरीर को भेदकर बाहर निकल आएगी। चू फैन के लिए यह एहसास अकल्पनीय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दिव्य बिजली सीधे गोली के रूप में संघनित होकर दांत्यान में स्थान ग्रहण कर लेगी। दिव्य बिजली से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन थी और कल्पना से परे थी। वह जानता था कि 5 वर्षों के निरंतर साधना के बावजूद भी वह इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनन नहीं कर सकता था। वह ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसे उस दिव्य बिजली का लाभ मिला था। बस लेकिन ठीक उसी समय चू फैन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसके चेहरे के भाव भी बहुत बदल गए। दिव्य बिजली में बदलाव आ रहा था। उसकी शक्ति पल भर में कई गुना बढ़ गई और वह अचानक फिर से चौथे स्तर की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर गया। क्या बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं? चू फैन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसे लगा कि उसके शरीर में व्याप्त विस्फोटक शक्ति उसके 5 साल के कष्टों के लायक थी। अचानक लगातार 2 स्तरों को पार करते हुए मजबूत बनने का वह कथनीय तरीका अंततः वापस आ गया। उसने भीतरी प्रांगण की दिशा में गंभीर निगाहों से देखते हुए बुदबुदाया, चू झेंग, मैं तुम्हारा संत आत्मा घास ले रहा हूँ। एजियो ड्रैगन स्कूल में शिष्यों की भर्ती साल में केवल एक बार होती थी और हर बार ये 10 दिनों तक चलती थी। 10 दिन बाद वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा शुरू होगी। इस बार 5 साल से मौन रहे चू फैन भी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा स्थल एक विशाल भूमिगत महल था। भूमिगत महल के मुख्य हॉल में लोगों की संख्या समुद्र और पहाड़ों के समान थी और संभवतः 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे। वहां मौजूद अधिकांश लोग आत्मिक जगत के तीसरे स्तर पर थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आंतरिक शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम तीसरे स्तर पर होना आवश्यक है। हालांकि दूसरे स्तर पर भी शिष्यों का एक छोटा समूह था और वे इस भ्रम की स्थिति में भी इसे पास करने का प्रयास करना चाहते थे। ऐसे लोग हर साल होते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर असफल हो जाते थे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उनमें से कुछ लोग चौथे स्तर के भी थे। वे साधारण लोग नहीं थे जो धीमी गति से प्रशिक्षण लेते थे, बल्कि वास्तव में उनमें से कुछ तो प्रतिभाशाली भी थे। उन्होंने जानबूझकर आत्मिक जगत के चौथे स्तर तक पहुंचने का इंतजार किया, उसके बाद ही उन्होंने आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लिया। कारण, पुरस्कार के लिए। जब कोई तीसरे स्तर पर पहुंच जाता था, तो वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू कर सकता था। मार्शल आर्ट कौशल बहुत ही शक्तिशाली आक्रमण विधियां थीं। इनसे न केवल शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन हो सकता था, बल्कि लोगों को उनकी शारीरिक सीमाओं से परे शक्ति भी प्राप्त हो सकती थी। इसी वजह से युद्ध कौशल अत्यंत मूल्यवान था, और यहाँ तक कि पीढ़ियों से विद्यमान धनी और शक्तिशाली परिवारों के पास भी यह कौशल नहीं था। यही कारण था कि सभी परिवारों को अपनी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विद्यालयों में भेजना पड़ता था। हर विद्यालय में मार्शल कला के कई कौशल मौजूद थे, और एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर जब तक आप आंतरिक दरबार के शिष्य बन जाते हैं, तब तक आप मार्शल कला के कौशल का विकास शुरू कर सकते हैं। युद्ध कौशल को भी श्रेणियों में विभाजित किया गया था, और सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक 9 श्रेणियां थीं। भीतरी प्रांगण में सर्वश्रेष्ठ मार्शल स्किल की किताब केवल तीसरे रैंक की थी, लेकिन वार्षिक आंतरिक शिष्य परीक्षा में इसे उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति को रैंक 4 की मार्शल स्किल बुक मिलेगी। इसलिए वे लोग भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने के बजाय बाहरी प्रांगण में प्रशिक्षण लेना पसंद करते थे। ये चौथे स्तर की मार्शल स्किल की पुस्तक के लिए था। देखो, क्या वह यांग तियान यू नहीं है? वाह, ये तो सच में वही है। 13 साल की उम्र में ही वो स्पिरिट रैंक के चौथे स्तर पर पहुंच चुका है। लगता है इस परीक्षा में पहला स्थान उसी का होगा। लोगों की भीड़ में एक युवक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, और सटीक कहे तो वही एक लड़का था। बाहरी प्रांगण में हजारों शिष्य मौजूद थे और उनमें से अधिकतर अज्ञात थे। हालांकि जिन लोगों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित था, वे अधिकतर प्रतिभाशाली थे, जिनमें यान तियान यू भी शामिल था। ऐसा शायद न हो। यान तियान यू में चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, आखिर वह एक बच्चा ही है। उसके लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। एजियो ड्रैगन स्कूल में कई अज्ञात प्रतिभाएं हैं, और कभी कभी प्रतिभाशाली लोग भी औसत दर्जे के लोगों को हरा नहीं पाते। उदाहरण के लिए वो दुवान युक्सुआन। एक अन्य बाहरी दरबारी शिष्य ने ठंडे स्वभाव वाले एक युवक की ओर उंगली से इशारा किया। उस व्यक्ति का नाम दुवान युक्सुआन था। वह 6 साल से एजियो ड्रैगन स्कूल में था, और वह भी पहले एक अज्ञात व्यक्ति था। लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने अप्रत्याशित रूप से एक ऐसे शिष्य को हरा दिया जो आध्यात्मिक जगत के चौथे स्तर पर था। इसी वजह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे बाहरी दरबार के प्रमुख पात्र बन गए। चुप रहो। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। स्रोत को देखकर हर कोई अवाक रह गया। उन्होंने हॉल में ऊंचे चबूतरे पर लगभग 1 दर्जन परछाइयां उभरते हुए देखी। उनमें से अधिकतर वृद्ध और उम्रदराज लोग थे, और वे बाहरी दरबार के वरिष्ठ सदस्य थे। लेकिन नेता न केवल युवा थी, बल्कि वह एक सुंदर महिला भी थी। महिला ने लाल रंग की चुस्त दुरुस्त पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसके आकर्षक शरीर की बनावट उभर कर आ रही थी। पोशाक के नीचे उसके 2 सीधे बर्फ जैसे सफेद पैर थे, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वे एकदम परिपूर्ण थे। उसका शरीर तो आकर्षक था ही, साथ ही उसकी सूरत भी बेहद मनमोहक थी। गोल आंखें, लाल होंठ और अंडाकार चेहरा, बिल्कुल किसी लोमड़ी के चेहरे जैसा था। वह एजियो ड्रैगन स्कूल की प्रसिद्ध सुंदरी सीनियर सुरु थी।
सुरु एक असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश किया, 12 वर्ष की आयु में आंतरिक दरबार में प्रवेश किया और 15 वर्ष की आयु में एक प्रमुख शिष्या बन गई। लेकिन जब सभी लोग आशावादी थे और सोच रहे थे कि वह एजो ड्रैगन स्कूल की नंबर 1 शिष्या बनेगी, तभी अचानक वह एक वरिष्ठ सदस्य बन गई। इस बदलाव के बारे में किसी को भी अंदरूनी जानकारी नहीं थी और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है और लोग इस पर बड़े उत्साह से चर्चा करते हैं। वाह, ये तो सुरु है। क्या वो भीतरी दरबार की वरिष्ठ सदस्य नहीं थी? फिर बाहरी दरबार में क्यों आई? सुरु को देखते ही सभी पुरुष शिष्यों के मुंह खुले रह गए और कुछ के मुंह से तो लार भी टपकने लगी। बाहरी दरबार के शिष्य बहुत युवा थे, उनमें से अधिकतर किशोर थे और कुछ तो बच्चे भी थे। उनकी उम्र में सुरु जैसी परिपक्व महिला उन्हें सबसे अधिक आकर्षक लगती थी। सुरु में बड़ों जैसा कोई आडंबर नहीं था। उन्होंने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, परीक्षा के नियम बहुत सरल हैं। मेरे पीछे वाले गेट से प्रवेश करें और दूसरे गेट से बाहर निकलें। बस इतना ही, आप परीक्षा पास कर लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहला व्यक्ति पास होगा उसे रैंक 4 की स्किल बुक मिलेगी। यह आपको भीतरी अदालतों में भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक और विशेष पुरस्कार मिलेगा। नजरिए के हिसाब से यह इनाम पिछले वाले से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। इतना कहकर सुरु ने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींच दिया। पूरे हॉल में एक जादुई माहौल छा गया। यह क्या होगा? किसी ने उत्सुकता से पूछा। क्या एल्डर सुरु अपना शरीर दे रही है? कुछ लोग तो बेशर्म होकर गंदे विचार भी रखने लगे। सुरु उम्र में भले ही बुजुर्ग थी, लेकिन उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। पुरानी परंपराओं की तुलना में वे कहीं अधिक सहज थी। इसी वजह से जब वे इस तरह बात करती थी तो बहुत से लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते थे। सुरु ने भीड़ के अनुमानों के जवाब में केवल मनमोहक मुस्कान दी। उसने अपनी 5 पतली उंगलियां उठाई और फिर कहा, 5 संत आत्मा घास। क्या 5 संत आत्मा घास? मैंने गलत तो नहीं सुना? इनाम में संत आत्मा घासें मिलेंगी, वो भी 5। ये शब्द सुनते ही मुख्य हॉल में अफरा तफरी मच गई और कोई भी शांत नहीं रह सका। सेंट स्पिरिट ग्रास अत्यंत कीमती थे और चू परिवार भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष केवल एक ही दे सकता था। आम लोगों के लिए सेंट स्पिरिट ग्रास अनमोल खजाने थे और कुछ लोगों ने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं था। ये देखकर कि एजो ड्रैगन स्कूल उनमें से 5 को मार गिरा सकता है, बाहरी दरबार के शिष्यों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये केवल एक सपना ही हो सकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें उन संत आत्मा घासों को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि पहले बनने का लक्ष्य रखने वाले शिष्यों में इसे आजमाने की तीव्र इच्छा थी और वे और भी उत्साहित हो गए। शिष्यों का उत्साह देखकर सुरु ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके पीछे से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। दर्जनों फीट ऊंचा द्वार धीरे धीरे खुला। किस बात का इंतजार कर रहे हो? परीक्षा पास नहीं करना चाहते? सुरु ने उन शिष्यों की ओर देखते हुए सुंदर मुस्कान बिखेरी जो खाली निगाहों से उसे घूर रहे थे। जाओ। उस क्षण अंतहीन जयकार गूंज उठी और बाहरी प्रांगण में मौजूद हजारों शिष्य जंगली घोड़ों की तरह बेकाबू होकर विशाल द्वार की ओर दौड़ पड़े। चू फैंग लोगों की भीड़ के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः वे एक गहरी गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा बहुत विशाल थी, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। देखने की क्षमता बहुत कम थी और लोगों को पता था कि किसी भी क्षण जाल बिछा हो सकता है। जाओ। रैंक 4 कौशल के लिए, 5 संत आत्मा घासों के लिए, जाओ। लेकिन बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ पैसे की परवाह थी और अपनी जान की नहीं। उन्हें पता था कि खतरा है, फिर भी वे अकेले ही आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक थी। वूश वूश वूश। लेकिन 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद सामने से सरसराहट की आवाजें आने लगी और दीवार से चांदी की सुइयों की अंतहीन मात्रा निकलने लगी और वे बारिश की तरह भीड़ की ओर गिरने लगी। आह वाह! पल भर में तरह तरह की चीखें गूंज उठी। आगे दौड़े शिष्य अचानक हुए हमले से अचंभित रह गए और उनमें से आधे से अधिक गिर पड़े। इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते रहे और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं मिला। वे पागलों की तरह गुफा के भीतर और गहराई तक भागते चले गए। हालांकि चांदी की सुई शक्तिशाली थी, लेकिन वह जान नहीं ले सकती थी और वे ये जानते थे। आखिरकार ये केवल एक यंत्र था और आध्यात्मिक जगत के तीसरे स्तर के लोग सावधानी बरतते हुए इससे बच सकते थे। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, चांदी की सुइयां भी घनी होती गईं और जिन लोगों को वे लगी, वे आमतौर पर अचंभित रह गए। ऐसी परिस्थितियों में भीड़ तुरंत अलग हो जाती थी। जो लोग सबसे आगे दौड़ रहे थे, वे अब वे लोग नहीं थे जो भीड़भाड़ में आगे निकलने की उम्मीद में आए थे। वे यान तियान यू और दुवान युक्सुआन जैसे मजबूत लोग थे। यह उल्लेख करना आवश्यक था कि वे लोग वास्तव में साधारण नहीं थे। जब वे तूफान जैसी नुकीली झाड़ियों में चल रहे थे, तो उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे अपने जूतों से जमीन को समतल कर रहे हों और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे किसी मशीन से होकर दौड़ रहे हों। वे बस एक दौड़ में भाग लेने वाले लोग थे। चू फैंग हमेशा तीसरे स्तर के लोगों से बनी आध्यात्मिक सेना में उनके पीछे रहता था। वह ऐसा 2 कारणों से करता था। सबसे पहले तो वह अलग दिखना नहीं चाहता था। दूसरे, उनकी स्थिति बहुत ही खास थी और वह अपनी असली ताकत को इतनी जल्दी दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए वह ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जब कोई उसे देख न रहा हो और वह सबको पीछे छोड़ सके। दुवान युक्सुआन, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो फिर भी मेरे जैसे बच्चे को दौड़ में नहीं हरा सकती। क्या तुम्हें ये थोड़ा शर्मनाक नहीं लगता? हम नन्हे बदमाश, मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ ताकत मायने रखती है। अगर शेखी बघारनी है तो जीतने की बात करना। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे आगे केवल 2 ही परछाइयां बची थी। वे थी दुवान युक्सुआन और यांग तियान यू। दोनों ही आध्यात्मिक जगत के चौथे स्तर पर थे। उनमें से एक असाधारण प्रतिभा का धनी था, जबकि दूसरे के पास भरपूर अनुभव था। दोनों लगभग बराबर थे और उनके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से ही है। जब तक वे अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देते, प्रथम स्थान का पुरस्कार उन्हीं का होता। अचानक सामने से हवा का एक झोंका आया। करीब से देखने पर वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए और अपनी चाल धीमी करने पर मजबूर हो गए। दरअसल उनके सामने घना कोहरा छा गया था। गुफा पहले से ही अंधेरी थी और कोहरे के कारण उनकी दृष्टि और भी कमजोर हो गई थी। इसके चलते मशीनों से बचना भी बेहद मुश्किल हो गया था। भले ही वे अकेले हों, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अच्छी संभावना है। जब सब लोग धीमे हो रहे थे, तभी चू फैंग मन ही मन खुश हुआ। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और एक झटके में उसका पूरा शरीर धनुष से निकले तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा।
तारांकन वूश। उस समय दुवान युक्सुआन चांदी की सुइयों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक एक काली परछाई उसके पास से तेजी से गुजरी। उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना वह व्यक्ति फिर से गायब हो गया। क्या मैंने ये सब कल्पना की थी? इससे दुवान युक्सुआन को काफी हैरानी हुई। पहले तो उसे लगा कि यांग तियान यू उसके पीछे है, लेकिन फिर उसने देखा कि यांग तियान यू भी उसके पीछे ही है। तभी उसका ध्यान भटक गया। सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला चू फैंग उनकी परवाह किए बिना अपनी गति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। इतनी लंबी दौड़ के बाद भी उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हुई। उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा असीमित थी और उनके दांतियान से लगातार प्रवाहित हो रही थी। इतना ही नहीं, उसकी गति, शक्ति, सुनने और देखने की क्षमता सभी उसके समान स्तर के लोगों से कहीं अधिक थी। कम से कम दुवान युक्सुआन और यांग तियान यू से तो वह कहीं अधिक थी। चू फैंग को इस मौके पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि यह उसके बारे में कुछ खास बात थी। उन्होंने अपनी इस विशिष्टता को 5 साल पहले ही देख लिया था। अब से उनकी यह विशिष्टता फिर से लौट आई और इसने उन्हें अतुलनीय आत्मविश्वास प्रदान किया क्योंकि अब उनके सामने कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद को प्रतिभाशाली कह सके। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए चू फैंग आखिरकार मशीनी मंच से बाहर निकल गया, अंधेरी गुफा से बाहर आया और एक चौड़े हॉल के बीच में पहुंच गया। हॉल के अंत में पत्थर से बना एक ऊंचा चबूतरा था। पत्थर के ऊपर कई वस्तुएं रखी थीं। इनमें रैंक 4 की मार्शल स्किल की पुस्तक और 5 स्पिरिट सेंट ग्रास शामिल थी। इन सब चीजों को देखकर चू फैंग थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने हॉल के किनारे बने पत्थर के दरवाजों की ओर देखा। तो उनके पीछे पौराणिक भयंकर जानवर छिपे हैं। चू फैंग के होंठ उम्मीद से ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानता था कि ये परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। जिन जीवों का उसे सामना करना था वे भयानक, रिक्त पिपासु और निर्दयी जीव थे जिन्हें खूंखार जानवर कहा जाता था। बड़ी सुरु, देखिए, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं यहाँ इतने सालों से पहरा दे रहा हूँ, लेकिन ये सचमुच पहली बार है जब मैंने किसी शिष्य को इतनी तेजी से गुजरते हुए देखा है। भूमिगत महल के एक रहस्यमय पत्थर के कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक अव्यवस्थित पत्थर को घूर रहा था और उसकी निगाहें विस्मय से भरी हुई थीं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह भूमिगत महल के भीतर स्थित एक यंत्र था। वह पत्थर तभी अव्यवस्थित हुआ जब उस यंत्र के सक्रिय होने से उसमें कोई हलचल हुई। देखने पर पता चला कि पूरा पत्थर अव्यवस्थित था, जिसका केवल एक ही अर्थ था, कोई पहले ही यांत्रिकी चरण को पार कर चुका था। पिछले समय की परीक्षाओं में सबसे पहले मैकेनिज्म स्टेज को पार करने वाले व्यक्ति ने 2 घंटे का समय लिया था, लेकिन अभी तक केवल 1 घंटा ही बीता है। इस बदलाव ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। पत्थर के कमरे में मौजूद लगभग 1 दर्जन बुजुर्ग सब इकट्ठा हो गए और वे सभी बहुत चौंक गए। ऐसा लगता है कि इस वर्ष बाहरी दरबार के शिष्यों में एक दिलचस्प चरित्र देखने को मिल रहा है। सुरु भी पास आकर खड़ी हो गई और बिखरे हुए पत्थरों को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बोली, चूंकि यह इस तरह है तो हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। चलो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। इतना कहने के बाद उसने पत्थर के ऊपर देखा। दीवार में 3 गोल पत्थर जड़े हुए थे। अचानक वह अजीब तरह से मुस्कुराए और 3 पत्थरों पर 3 बार जोर से प्रहार किया। इसे मत छुओ, ये देखकर वहां मौजूद सभी बुजुर्ग घबरा गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक सुरु ने तीनों पत्थरों को दबा दिया था। क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि इन पत्थरों से भयंकर राक्षस बाहर निकल आएंगे? घबराए हुए बुजुर्गों को देखकर सुरु को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे तीनों पत्थर वास्तव में भयंकर जानवरों को मुक्त करते हैं, लेकिन उन्हें एक ही समय में दबाया नहीं जा सकता। यदि उन पर एक ही समय में दबाव डाला जाए तो वे सभी कैद किए गए भयंकर जानवरों को एक ही समय में रिहा कर देंगे। इसमें 30 द्वितीय श्रेणी के, 9 तृतीय श्रेणी के और 1 चतुर्थ श्रेणी का सैनिक शामिल होंगे। ये कहते ही एल्डरली का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। वहां पहरा देने वाले बुजुर्ग लोग उन खूंखार जानवरों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे निर्दयी और भयानक प्राणी थे और वे अपने समान स्तर के लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। एक ही समय में इतने सारे खूंखार जानवरों को छोड़े जाने को देखते हुए नरसंहार का दौर टाला नहीं जा सकता था। भूमिगत महल में मौजूद हजारों शिष्यों को खूंखार जानवरों द्वारा मारे जाने के बारे में सोचना सुखद विचार नहीं था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया? उस समय सुरु के चेहरे में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका शरीर हवा की तरह ऊपर उठा और गायब हो गया। जब पत्थर के दरवाजे खुले तब तक वह पहले ही गायब हो चुकी थी। बुजुर्ग ली, हमें क्या करना चाहिए? सबकी निगाहें इस वृद्ध बुजुर्ग पर टिक गईं। हम और क्या कर सकते हैं? जल्दी जाओ और मदद करो। एल्डरली गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। चू फैंग ने कुख्यात भयंकर जानवरों के बारे में सुना था। वे एक प्रकार के जीव थे जो साधना कर सकते थे। उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और वे आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्शल कल्टीवेटर्स के 9 स्तरों के अनुरूप थे। हालांकि अफवाहों के अनुसार तीसरे दर्जे के भयंकर जानवर की ताकत आध्यात्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मौजूद मार्शल कल्टीवेटर से कहीं अधिक थी और तीसरे दर्जे के भयंकर जानवरों की तुलना आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर मौजूद कल्टीवेटर से भी की जा सकती थी। इसलिए भले ही वह चू फैंग ही क्यों न हो, उसने घमंड करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि मुख्य हॉल में एक तंत्र मौजूद है और उसके सक्रिय होने पर भयंकर जानवर प्रकट हो जाएंगे। धमाका! अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और भयंकर जानवरों को बंद रखने वाले पत्थर के दरवाजे खुलने लगे। अजीब बात है, मैं तो मुख्य हॉल में दाखिल भी नहीं हुआ था, पत्थर के दरवाजे अपने आप कैसे खुल गए? चू फैंग अचंभित था। बैंग 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 एस्टरिस्क। लेकिन कुछ ही देर बाद मुख्य हॉल के किनारे स्थित 40 पत्थर के दरवाजे एक साथ खुल गए। इससे चू फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दरअसल उन पत्थर के दरवाजों के पीछे के अंधेरे में खून से लाल आंखों के जोड़े एक के बाद एक खुलते गए और पूरे मुख्य हॉल में एक तीव्र रक्त पिपासा भर गया। धिक्कार है, ये कोई मजाक तो नहीं है, चू फैंग ने गुस्से में कहा। उसने साफ सुना था कि हर परीक्षा के आखिरी दौर में एक खूंखार राक्षस जरूर होता है, लेकिन ये कैसी स्थिति है? वाह! चू फैंग के पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसकी आंखों के सामने घनी परछायां पत्थर के दरवाजों से निकलकर मुख्य हॉल में प्रवेश कर गईं। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन जीवों का आकार बाघों के समान था, लेकिन उनका आकार बाघों से दोगुना था। उनका पूरा शरीर गहरा काला था और आप उनके ब्लेड जैसे पंजे और हाथी दांत के साथ साथ उनकी खून जैसी लाल आंखों की जोड़ियां भी देख सकते थे। कुल मिलाकर 40 भयंकर जीव थे और उनकी शक्ल सूरत में ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए वे एक ही प्रजाति के होने चाहिए थे। लेकिन ध्यान से देखने पर चू फैंग ने पाया कि उनके माथे पर अजीब सी रेखाएं थीं। स्पष्ट रूप से यह उनकी पदवी का चिन्ह था।
वाह, ठीक उसी समय भयंकर जानवरों में से एक गुर्राया और मुख्य हॉल के गहरे हिस्से में स्थित ऊंचे चबूतरे की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उसी समय सभी भयंकर जानवरों की निगाहें ऊंचे चबूतरे की ओर टिक गईं और उनके मुंह से लार टपकने लगी। धिक्कार है तुम लुटेरों पर। ये देखकर चू फैंग क्रोधित हो गया। भला वह इन खूंखार जानवरों को कीमती खजाने ले जाने कैसे दे सकता था। एक अपशब्द कहते हुए वह चबूतरे की ओर दौड़ पड़ा। वाह, जैसे ही चू फैंग ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, उसने तुरंत भयंकर जानवरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। यह उसके लिए काफी अच्छा रहा। कुल 40 भयंकर जानवरों ने एक साथ पवित्र आत्मा की घास को त्याग दिया और चू फैंग को घेरकर उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए किसी आध्यात्मिक औषधि से कहीं अधिक आकर्षक मनुष्य का रक्त और मांस हो। हटो, दूसरे दर्जे के एक भयंकर राक्षस ने सीधा हमला किया, लेकिन चू फैंग के एक ही मुक्के से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वह एक भी वार झेल नहीं पाया। हालांकि उसी समय कई भयंकर जानवरों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उनकी खौफनाक जानलेवा मंशा किसी के भी शरीर को कपकपा देने के लिए काफी थी। लेकिन चू फैंग घबराया नहीं। वह बंदर की तरह फुर्तीला था, भयंकर जानवरों की भीड़ में इधर उधर कूदता हुआ आगे पीछे भाग रहा था। हर बार जब वह हमला करता, कम से कम एक भयंकर जानवर मारा जाता। उस समय और उस क्षण में क्रूर खूंखार जानवरों की तुलना में चू फैंग कहीं अधिक भयानक राक्षस था। उसका शरीर का हर हिस्सा एक अविनाशी धारदार हथियार की तरह था। खूंखार जानवरों की खुरदरी त्वचा और मोटा मांस होने के बावजूद वे चू फैंग के एक वार का सामना नहीं कर सकते थे। उस क्षण चू फैंग को महसूस हुआ कि न केवल उसके शरीर में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, बल्कि उसके भीतर वह 9 रंगों वाली दिव्य बिजली भी थी जिससे वह प्रेम और घृणा दोनों करता था। यही दिव्य बिजली थी जिसने उसे इतनी शक्ति प्रदान की और उसके लिए एक परिपूर्ण शरीर का निर्माण किया। ग्ररएस्टरस चू फैंग जब गुस्से में आकर लोगों को मार रहा था, तभी पीछे से एक तीखी गुर्राहट सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक विशालकाय खूंखार जानवर के नुकीले पंजे उसके सिर की ओर बढ़ रहे थे। वह विशाल पंजा बाकी पंजों से अलग था क्योंकि वह अन्य खूंखार जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। अगर वह उसमें फंस जाता, तो उसका दिमाग निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाता। वुश चू फैंग ने विशाल पंजे से बचने की कोशिश में सहज रूप से पीछे की ओर छलांग लगाई, लेकिन पंजे की गति वाकई बहुत तेज थी। हालांकि चू फैंग की बुद्धि ने वार से खुद को बचा लिया, फिर भी पंजे चू फैंग की छाती पर जा लगे। आह, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दर्द महसूस करने के अलावा चू फैंग और भी गुस्से में था। उसने पहले ही देख लिया था कि उस पर हमला करने वाले भयंकर जानवर के माथे पर 4 रेखाएं थीं, जो इस बात का संकेत थी कि वह चौथे दर्जे का भयंकर जानवर था। अगर वह कोई और होता, तो निस्संदेह वह मुड़कर भाग जाता। इससे क्या फर्क पड़ता कि वे साधना के समान स्तर पर हैं। भयंकर पशु की शक्ति निस्संदेह मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक होती। लेकिन चू फैंग न केवल भागा नहीं, बल्कि उसने उस भयंकर जानवर की ओर बेतहाशा छलांग लगाई। उसकी इस बेपरवाह हरकत ने उस नासमझ भयंकर जानवर को भी अचेतन रूप से झिझकने पर मजबूर कर दिया। खनखनाहट। जैसे ही भयंकर जानवर हिचकिचाया, चू फैंग ने जोरदार मुक्का मारकर उसके माथे पर प्रहार किया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक खून का फव्वारा नहीं हुआ, बल्कि एक जोरदार आवाज आई, मानो स्टील और लोहे के टकराने की आवाज हो। यहाँ तक कि चू फैंग को भी अपनी मुट्ठी में दर्द की लहर महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे मुक्का भयंकर जानवर के सिर पर नहीं लगा, बल्कि तांबे और लोहे की दीवार पर लगा हो। वाह, चू फैंग का मुक्का कोई मामूली बात नहीं थी। भयंकर जानवर दर्द से कराह उठा और कुछ कदम पीछे भी हट गया। ये स्पष्ट था कि उसे भी चोट लगी थी। मेरे लिए मरो। अपने हमलों का असर देखकर चू फैंग ने और भी जोरदार प्रहार किए। मुक्कों की गूंज हवा में चारों दिशाओं में फैल गई और उसके भारी मुंह के तूफान की तरह बरसने लगे। उसने भयंकर दानव के शरीर पर लगातार प्रहार किए। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चू फैंग की विस्फोटक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसके अथाह हमलों के आगे उससे कई गुना बड़ा भयंकर दानव भी पीछे हट गया। उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करने वाले अन्य भयंकर दानवों को भी निस्संदेह एक जोरदार मुक्का पड़ा और वे पल भर में मारे गए। अंत में चू फैंग ने सभी 40 भयंकर राक्षसों को पूरी तरह से मार डाला। बड़ी संख्या में शव और सिर अजीबोगरीब स्थानों पर पड़े थे और उनकी मृत्यु अत्यंत दर्दनाक थी। चौथे दर्जे के भयंकर जानवर का शरीर अभी भी अक्षुण्ण था। हालांकि जीवित रहते हुए ही चू फैंग ने उसके विशाल मस्तिष्क को कुचल दिया था। हु चू फैंग खून के एक तालाब में खड़ा था और वह हंसते हुए सांस ले रहा था। उस खूनी संघर्ष के बाद उसके शरीर पर और भी भयानक घाव उभर आए, लेकिन वे उसे जान से मारने के लिए काफी नहीं थे। चौथे दर्जे के भयंकर जानवर के हमले के अलावा बाकी सभी हमलों से हुए घाव केवल मामूली खरोंचे थी और उनसे उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। ये भयभीत शरीर कितना शक्तिशाली है, यह एक ऐसा सवाल था जो चू फैंग ने खुद से पूछा। उन भयंकर जानवरों की तुलना में उसे लगा कि उसकी नसें स्टील की और हड्डियां लोहे की हैं। वह शरीर मानवीय सीमाओं से परे था और एक बार फिर उसने अपनी विशिष्टता को पहचाना। चारों ओर नजर घुमाने के बाद चू फैंग ऊंचे चबूतरे पर कूद गया। उनकी ओर देखे बिना ही उसने मार्शल स्किल की किताब और सेंट स्पिरिट ग्रासेस उठा ली। ऐसा करने के बाद चू फैंग ने उस विशाल बंद दरवाजे को खोलने की योजना नहीं बनाई। वह उसी दिशा में वापस चला गया जहां से वह आया था और मशीनी चरण में फिर से प्रवेश कर गया। चू फैंग के जाने से पहले ही भयंकर जानवरों को बंद करने वाले पत्थर के कमरे के भीतर से लगभग 1 दर्जन परछाइयां बाहर निकली। उनमें से सबसे आगे सुरू थी। उस समय चाहे वह सुरू हो या वृद्ध बुजुर्ग, उन सभी के चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। उन्होंने केवल चू फैंग को पहले से ही मृत रैंक 4 फेस बीस्ट पर लगातार प्रहार करते देखा, लेकिन यह सोचना कि इतने सारे शक्तिशाली और खूंखार जानवरों को केवल एक युवक ने मार डाला, यह अकल्पनीय था। बड़ीली, वह बच्चा कौन है? सुरू ने पूछा। एल्डरली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने पीछे खड़े अन्य बुजुर्गों की ओर देखा, लेकिन सभी बुजुर्गों ने अपना सिर हिला दिया। तुम्हें इतने उत्कृष्ट शिष्य का नाम भी नहीं पता? सुरू की भौहें सिकुड़ गई, जिससे कुछ नाराजगी झलक रही थी। बाहरी दरबार के शिष्यों की संख्या बहुत अधिक है। अगर वह अपनी शक्ति छिपा रहा था, तो हम एल्डरली का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। जो भी हो, जल्दी करो और उसके बारे में पता लगाओ, फिर मुझे बताओ। और अगर वह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, तो उसे ऐसा ही रहने दो और उसे यह पता न चलने दो कि हम उसकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुरू ने निर्देश दिया। जैसी आपकी इच्छा, एल्डरली और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इस आंतरिक दरबारी एल्डर के समक्ष वे अनादर करने का साहस नहीं कर सकते थे।
सू रू ने चू फैंग के जाने की दिशा को गहराई से और अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर सोचते हुए वह पत्थर के कमरे में दाखिल हुई। सू रू और बाकी लोगों के चले जाने के बाद मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद हॉल के बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और एक शिष्य तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। वह व्यक्ति दुवान युक्सुआन था, लेकिन पहले वाले दुवान युक्सुआन की तुलना में ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हों। बिखरे बाल, पसीने से लथपथ, हौंकता हुआ और पागलों की तरह ऊंचे चबूतरे की ओर दौड़ता हुआ। हाँ, अंत में मैं ही प्रथम हूँ। तुम नन्हे बच्चे यांग तियान यू मुझसे लड़ना चाहते हो। मैंने 6 साल तक चुपके से बाहरी प्रांगण में कष्ट सहन किया। किस लिए? मैं अभी आपको बताता हूँ, इन चीजों के लिए। दुवान युक्सुआन दौड़ते हुए खुशी से चिल्ला रहा था, मानो उस पर किसी शैतान का साया हो। उसकी निगाहें ऊंचे चबूतरे पर टिकी हुई थीं और उसने हॉल में पड़े भयंकर जानवरों के शवों पर भी ध्यान नहीं दिया। झटके से वह उछला और ऊंचे चबूतरे पर मजबूती से उतर गया। लेकिन जैसे ही वह मुस्कुरा रहा था, नीचे देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे साफ आसमान में बिजली चमक उठी हो और वह पल भर में चौंक गया, क्योंकि वह ऊंचा चबूतरा पूरी तरह से खाली था। वहां एक बाल भी नहीं था। अरे यार, ये क्या है? काफी देर बाद उसका ध्यान फिर से केंद्रित हुआ। तभी उसने देखा कि हर जगह ताजा खून फैला हुआ था और हॉल में 40 खूंखार जानवरों के शव बिखरे पड़े थे। हर खूंखार जानवर की मौत बेहद भयावह और बेहद खूनी थी। वह दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर गया। झट से वह ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पाया कि परीक्षा देने का दरवाजा खुला ही नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? दुवान युक्सुआन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे और उसके सारे विचार उलझ गए थे। ततत एस्टरस ठीक उसी समय यांग तियान यू भी दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही वह हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह रुक गया। हॉल में चल रहे दृश्य को देखने के बाद उसने मंच पर खड़ी दुवान युक्सुआन की ओर देखा। उसने भावहीन चेहरे से घूरते हुए कहा, ये तुमने किया? दुवान युक्सुआन हल्के से मुस्कुराई, फिर कड़वाहट से बोली, अगर मैं न कहूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हारे पास इतनी ताकत होना नामुमकिन है। यांग तियान यू ने उसे एक नजर देखा और हॉल में प्रवेश किया। उसने भयंकर जानवरों के शवों का निरीक्षण किया और बोला, हे भगवान, यहाँ तो चौथे दर्जे का भयंकर जानवर भी है। ये किसका काम है? काफी देर तक अवलोकन करने के बाद भी वे जवाब नहीं ढूंढ पाए। उन्हें कभी पता नहीं चल सकता था कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति बाहरी प्रांगण में मौजूद है। अंत में उन्हें ये भी संदेह हुआ कि यह स्थिति बड़ों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी और बड़ों ने पहले आने का इनाम ले लिया। लेकिन जब तीसरे स्तर के आध्यात्मिक क्षेत्र के शिष्यों की सेना पहुंची तो नाटकीय दृश्य घटित हुआ। सभी का मानना था कि यांग तियान यू और दुआन युक्सुआन ने ही भयंकर जानवरों को मारा था और उन दोनों ने इनाम आपस में बांट लिया था। लेकिन फिर मजेदार बात यह हुई कि भीड़ की प्रशंसा भरी निगाहों का सामना करते हुए यांग तियान यू और दुआन युक्सुआन ने इसे नकारा नहीं। बस यूं ही वे जादुई ढंग से पहले स्थान पर आ गए। उनके पीछे विशाल द्वार खुला और जय जयकार की आवाज गूंज उठी। सभी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उस विशाल द्वार से बाहर निकलते ही वे दरबार के शिष्य बन जाएंगे और उनका नया जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग जयकारे लगा रहे थे, एक युवक वहां से गुजरा और उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह पूरी तरह नग्न था और रो भी रहा था। गुस्से से भरा हुआ वह बड़बड़ाया, इतना निर्दयी कौन हो सकता है? उन्होंने न सिर्फ मुझे बेहोश किया, बल्कि मेरे कपड़े भी छीन लिए। ये कैसी पागलपन है? उस दृश्य को देखकर लोग अचंभित रह गए। केवल चू फैंग मुस्कुराया और अपने एकदम सही अक्षवण कपड़ों को देखते हुए धीरे धीरे भीड़ से निकल गया। आंतरिक न्यायालय की परीक्षा समाप्त हो गई थी। इसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, लेकिन केवल 2,000 लोग ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। हालांकि ये संख्या भी कम नहीं थी। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद ही आप एक सच्चे एजियो ड्रैगन शिष्य बनते हैं। साथ ही आपको बेहतर व्यवहार भी प्राप्त होता है। भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने वाले नए शिष्यों का स्वागत करने के लिए बुजुर्गों ने विशेष रूप से एक भोज का आयोजन किया। गोल चांद रात के आकाश में ऊंचाई पर लटका हुआ था। भीतरी प्रांगण में खूब गाना बजाना और नृत्य हो रहा था, जिससे माहौल बेहद खुशनुमा हो गया था। लेकिन चू फैंग दावत में शामिल नहीं हुआ। वह अपने नए घर में ही रहा और अपने नंगे ऊपरी शरीर पर लगे घाव को देखता रहा। घाव भर रहा था और ठीक होने की गति बहुत तेज थी। अगर यह इसी गति से ठीक होता रहा तो पूरी तरह ठीक होने में केवल कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक करने की शक्ति दिव्य बिजली से प्राप्त हुई थी। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों चुना? चू फैंग ने यह सवाल पहली बार नहीं पूछा था। उसने इससे पहले भी अनगिनत बार पूछा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। उन्हें 5 साल पहले की वह रात आज भी याद थी। एजियोर प्रांत का आकाश 9 रंगों की बिजली से जगमगा रहा था। आकाश दिन के उजाले की तरह चमक रहा था और बिजली ऐसे चमक रही थी मानो कोई अजगर हो। आसमान में गरज सुनाई दी और धरती कांप उठी। लोगों को लगा मानो दुनिया खत्म होने वाली है और दहशत के साए में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन केवल 10 वर्षीय चू फैंग खुद को रोक नहीं सका और दरवाजे से बाहर भाग गया और एक विशाल भूमि की ओर चल पड़ा। आज तक उसे यह नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई जादू उसे उस जगह खींच रहा हो। उसके बाद दिव्य बिजली उसके शरीर से चिपक गई। इसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली 9 रंगों की बिजली उसके दांतियान के अंदर थी। उस दिव्य बिजली ने चू फैंग को इतना शक्तिशाली शरीर दिया था। हालांकि चू फैंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शक्तिशाली चीज उसके शरीर से क्यों जुड़ी हुई है। जो भी हो, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं नहीं पूछूंगा। आखिर हम दोनों एक ही हैं। चू फैंग ने राहत भरी मुस्कान दी। ये सौभाग्य था, दुर्भाग्य नहीं, और अगर दुर्भाग्य होता तो वह इससे बच नहीं सकता था। अगर यह दिव्य बिजली सचमुच उसे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती तो उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसके पास इसका विरोध करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब तक दिव्य बिजली से केवल लाभ ही प्राप्त हुए थे, इसलिए उसने इसके बारे में और सोचने की जहमत नहीं उठाई। चू फैंग ने अपने कपड़े वापस पहने और पलंग के सिरहाने पर रखी किताब पर नजर डाली। किताब पर 3 बड़े बड़े शब्द लिखे थे, 3 गर्जना शैलियां। चू फैंग ने किताब उठाए और उसके पन्ने पलटने लगा। ये पहली बार था जब उसने किसी मार्शल आर्ट की किताब को हाथ लगाया था, इसलिए वह मन ही मन थोड़ा उत्साहित था। रैंक 4 कौशल 3 थंडर स्टाइल, एजियो ड्रैगन के संस्थापक द्वारा निर्मित। इसमें महारत हासिल करने के बाद बिजली की गति, गर्जनापूर्ण शक्ति, रैंक 5 कौशल के बराबर शक्तिशाली। संक्षिप्त विवरण देखने के बाद चू फैंग ने ठंडी हवा में सांस ली और आश्चर्य से कहा, यह एक ऐसी कला है जिसे इस विद्यालय की स्थापना करने वाले पूर्वज ने बनाया था।
एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक एजियो ड्रैगन फाउंडर थे। 1000 साल पहले वे विश्व भर में यात्रा करते हुए अद्वितीय थे। उनके पास आकाश में उड़ने, जमीन में गायब होने, पहाड़ों को हिलाने और महासागरों को भरने की शक्तियां थीं। वे मार्शल आर्ट के सच्चे विशेषज्ञ थे। उस युग में एजियो ड्रैगन के संस्थापक के नेतृत्व में स्थित एजियो ड्रैगन स्कूल को सभी 9 प्रांतों में नंबर 1 स्कूल कहा जा सकता था। एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति 9 प्रांतों का वर्तमान अधिपति शाही दरबार था। लेकिन ये सुखद दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। एजियो ड्रैगन के संस्थापक के निधन के बाद एजियो ड्रैगन स्कूल का पतन शुरू हो गया और यह 9 प्रांतों के शीर्ष स्कूलों की श्रेणी से तेजी से नीचे गिर गया। आज एजियो प्रांत की सीमाओं के भीतर भी वे केवल द्वितीय श्रेणी के विद्यालय थे। हालांकि इससे एजियो ड्रैगन के संस्थापक की व्यक्तिगत शक्ति का वास्तविक रूप से पता चलता था। उसने जो कौशल विकसित किया वह कौशल पुस्तकों में एक उत्कृष्ट कृति साबित होगा। इसे भीख मांगकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि संयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। उत्साह से भरे चू फैंग ने जल्दी से प्रशिक्षण विधियों को पढ़ा और तीनों थंडर स्टाइल का अभ्यास करने में सफल होने की कसम खाई। चू फैंग बिल्कुल भी नहीं सोया, लेकिन कम से कम उसे 3 थंडर स्टाइल का अभ्यास करने के तरीके समझ में आ गए। पहली शैली रूप थी, दूसरी शैली इरादा थी, तीसरी शैली बिजली पैदा कर सकती थी। कुल मिलाकर तीनों गर्जना शैलियों में प्रशिक्षण लेना बेहद कठिन था, लेकिन चू फैंग इसे आजमाना चाहता था। चेहरा धोने और मुंह साफ करने के बाद चू फैंग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह भीतरी प्रांगण के मार्शल स्किल बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। सबसे पहले मार्शल स्किल बिल्डिंग में मार्शल स्किल्स के प्रशिक्षण की सुविधाएं थी। साथ ही क्योंकि वह यह जाहिर नहीं कर सकता था कि वह 3 थंडर स्टाइल्स में प्रशिक्षण ले रहा है, इसलिए उसे लोगों को धोखा देने के लिए किसी अन्य मार्शल स्किल में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता थी। ये तो काफी चहल पहल भरा है। वह मार्शल स्किल बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अचानक वहां एक बड़ा सा खुला स्थान दिखाई दिया। मार्शल स्किल बिल्डिंग के विशाल मुख्य हॉल में भारी भीड़ थी, लेकिन यह बात वाजिब थी। आखिर कल ही भीतरी प्रांगण में लगभग 2000 शिष्य शामिल हुए थे। ये नए शिष्य शायद कुछ युद्ध कौशल सीखना चाहते थे। मार्शल स्किल बिल्डिंग को 6 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल रैंक 1 कौशल चुनने के लिए, दूसरी मंजिल रैंक 2 कौशल चुनने के लिए, तीसरी मंजिल रैंक 3 कौशल चुनने के लिए और चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिलें मार्शल स्किल्स को विकसित करने के लिए थी। चू फैंग ऊपर चढ़ता रहा। उसने पाया कि पहली मंजिल लोगों से खचाखच भरी हुई थी, दूसरी मंजिल की स्थिति काफी बेहतर थी और तीसरी मंजिल पर तो नामात्र के लोग थे। ये सब उम्मीदों के अनुरूप था। हालांकि ये कहा गया था कि मार्शल आर्ट के विभिन्न स्तरों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, प्रशिक्षण की कठिनाई भी अलग अलग थी। इसी वजह से आंतरिक दरबार में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग पहले प्रथम श्रेणी के कौशल में प्रशिक्षण शुरू करते थे, फिर उसमें महारत हासिल करने के बाद वे द्वितीय श्रेणी के कौशल का चयन करते थे और अंत में तृतीय श्रेणी के कौशल का। लेकिन चू फैंग का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। भले ही मार्शल आर्ट का उपयोग केवल रक्षा के लिए ही क्यों न हो, चू फैंग को सबसे शक्तिशाली को ही चुनना था। युवक, मेरी सलाह है कि तुम अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में मत लो। यहाँ के कौशल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही चू फैंग ने तीसरी मंजिल पर कदम रखा, एक बुजुर्ग की आवाज उसके कानों में पड़ी। पता चला कि यह वो यहाँ बुजुर्ग ही थे जिन्होंने चू फैंग के लिए पंजीकरण कराया था। हालांकि उनकी एक और पहचान भी थी, मार्शल स्किल बिल्डिंग के निदेशक। उसे लगा कि इस तरह से यंत्र स्तंभ को नुकसान पहुंचाने वाला चू फैंग हो सकता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार के बाद उसे लगा कि यह सही नहीं है। आखिरकार चू फैंग ने मायावी हथेली का अभ्यास केवल 10 दिनों तक ही किया था। केवल 10 दिनों में इस स्तर तक इसका उपयोग कर पाना असंभव था। एल्डर ओयांग, इसे देखिए। वह अभी गहरी सोच में डूबा हुआ था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके ठीक बगल वाले निजी कमरे से एक आवाज आई। लेकिन अभी अभी जो खंभा टूटा था वह तो महत्वपूर्ण बात ही नहीं थी। ओयांग एक बार फिर हैरान रह गया, क्योंकि बगल के निजी कमरे में मौजूद यंत्रों का खंभा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। 3 थंडर स्टाइल्स, द सेकंड स्टाइल। बाहरी कोर्ट का कोई भी व्यक्ति इस कौशल में प्रशिक्षण नहीं ले सकता। इस बार ओयांग का चेहरा गंभीर हो गया। 3 गर्जना शैलियां, ये एक ऐसी कला थी जिसमें केवल मुख्य शिष्य ही प्रशिक्षण ले सकते थे। अब यह बाहरी प्रांगण में प्रकट हुई, जिसका अर्थ यह था कि कुछ मुख्य शिष्यों ने इस कला को बाहरी प्रांगण में लीक कर दिया था। लेकिन कुछ और गहन चिंतन के बाद उन्हें लगा कि यह असंभव है। एजियो ड्रैगन स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। अगर किसी ने चुपके से कौशल की किताब लीक कर दी तो इसका पता बहुत आसानी से चल जाएगा। मुख्य शिष्य इतनी मूर्खता नहीं करेंगे कि ऐसा काम करें। हो सकता है कि आखिरकार ओयांग को थोड़ी सी संभावना दिखी। उसने अपने पीछे खड़े बुजुर्ग से कहा, सुरु से निवेदन है। उसी समय चू फैंग अपने कमरे में साधना कर रहा था। 2 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने लगातार 3 संत आत्मा घासों को परिष्कृत किया। अगर कोई वह दृश्य देखता तो वह निश्चित रूप से अवाक रह जाता। यहाँ तक कि उस्तादों को भी एक संत आत्मा घास को परिष्कृत करने में कम से कम 1 दिन लगता था, लेकिन चू फैंग को 1 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही चू फैंग द्वारा परिष्कृत की गई संत आत्मा घास पूरी तरह से दांतियान द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। यहाँ तक कि मार्शल कला के उस्ताद भी ऐसा नहीं कर सकते थे। कहा जाता था कि अगर कोई आम इंसान संत आत्मा घास को परिष्कृत कर ले, तो अगर वह उसकी 50% आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर ले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ति प्राप्त करने की कीमत बहुत भारी है। लेकिन फिर भी चू फैंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीनों संत आत्मा घासों को परिष्कृत करने के बाद भी उन्हें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। उन्हें तो ऐसा लगा मानो उनका दांतियान पूरी तरह खाली हो गया हो। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता और यदि वह तीनों संत आत्मा घासों से आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता, तो वह लगभग आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर से आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाता। इससे एक समस्या का संकेत मिला। हालांकि दिव्य बिजली ने चू फैंग को सामान्य लोगों से कहीं अधिक शक्ति प्रदान की, लेकिन साधना स्तर बढ़ाने के लिए चू फैंग को सामान्य लोगों से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ी। आध्यात्मिक ऊर्जा, हालांकि चू फैंग इसे संघनित कर सकता था, लेकिन महीनों तक लगातार साधना करने के बाद भी वह उतनी अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था जितनी एक संत आत्मा घास में समाहित होती है। इससे पता चलता है कि अगर चू फैंग अपनी साधना का स्तर बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यह उसके भविष्य में एक बड़ी समस्या भी साबित होगी। अरे, क्या यही वह कहावत है कि हर फायदे के कुछ नुकसान होते हैं। चू फैंग अपने पलंग के सिरहाने पर रखी उन 2 पवित्र आत्मा घासों को देखकर वास्तव में उन्हें परिष्कृत करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उन्हें चू युए को देने की तैयारी कर रहा था।
चू युए जल्द ही आध्यात्मिक जगत के 5वें स्तर में प्रवेश करने वाली है। ये दोनों पवित्र आध्यात्मिक घासें उसकी मदद करेगी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद चू फैन ने पवित्र आध्यात्मिक घासों को एक तरफ रख दिया, मोमबत्ती बुझाई और सो गया। अगले दिन की सुबह चू फैन पहले ही जल्दी उठ गया था, इसलिए उसने सेंट स्पिरिट ग्रासेस को अपनी जेब में रख लिया और चू युए को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन दुख की बात है कि भीतरी दरबार वास्तव में बहुत बड़ा था और अफवाह थी कि भीतरी दरबार के शिष्यों की संख्या बाहरी दरबार के शिष्यों की संख्या से भी अधिक थी। भीतरी दरबार में कम से कम 1 लाख शिष्य थे। नजरों के सामने दूर दूर तक फैले महलों के विशाल समूह में किसी व्यक्ति को ढूंढना समुद्र से सुई निकालने जैसा था। भाई बताओ, क्या हम गठबंधन में शामिल हों या नहीं? यह आध्यात्मिक औषधि की खोज है और जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी। एक बार गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। भविष्य में अगर गठबंधन में कोई समस्या आती है तो हम सब उसमें फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो पहले प्लाजा में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। 2 युवक जो भाई लग रहे थे चू फैन के पास से गुजरे, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर चू फैन बहुत खुश हुआ। वरिष्ठों, आपने अभी कहा कि आध्यात्मिक औषधि खोज के लिए पंजीकरण शुरू हो रहा है। चू फैन ने आगे बढ़कर पूछा। बिल्कुल सही, हर साल शिकार का समय अलग अलग होता है, इसलिए इस साल का शिकार पिछले साल की तुलना में पहले हुआ। लगता है आप इस साल के नए शिष्य हैं। अगर आप पंजीकरण कराना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। वह वरिष्ठ व्यक्ति काफी मिलनसार था। आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें, चू फैन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा और वह काफी प्रसन्न था। तथाकथित आध्यात्मिक औषधि वह औषधि थी जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित होती थी। इसके विभिन्न प्रकार होते थे और आध्यात्मिक औषधियों को निम्न गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता और सर्वोच्च गुणवत्ता में विभाजित किया जाता था। चू फैन के पास जो संत आत्मा घास थी वह उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि थी। स्पिरिचुअल मेडिसिन हंट एजियो ड्रैगन स्कूल द्वारा आंतरिक दरबार के शिष्यों के लिए आयोजित एक कल्याणकारी कार्यक्रम था। एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के एक विशेष क्षेत्र में आध्यात्मिक औषधियों की प्रचुर मात्रा पाई जाती थी और उस क्षेत्र को आध्यात्मिक औषधि पर्वत कहा जाता था। आध्यात्मिक औषधि पर्वत, यह मूल रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल की निषिद्ध भूमि थी, लेकिन हर साल वे इसे खोल देते थे और सभी आंतरिक दरबारी शिष्य पंजीकरण कराकर इसमें शामिल हो सकते थे। इसे आध्यात्मिक औषधि खोज कहा जाता था क्योंकि आध्यात्मिक औषधियों में आध्यात्मिक गुण होते थे। वे जमीन में छिप सकते थे, अत्यंत तेजी से भाग सकते थे और उनके हमले भी बहुत शक्तिशाली होते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल था। चू फैन को इस समय आध्यात्मिक औषधियों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और जितनी अधिक हो उतना अच्छा। संयोगवश आध्यात्मिक औषधि खोज शुरू हो गई और इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है। जूनियर, लगता है तुमने अभी तक किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हो। क्या तुम अकेले शिकार करने की तैयारी कर रहे हो? भाइयों में से एक चू फैन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। क्या इसमें कुछ गलत है? चू फैन को समझ नहीं आया। मैं सच कहूं तो ये शिकार एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी समूह में शामिल हो जाएं। दोनों भाइयों ने उन्हें ये सलाह दी। तथाकथित गठबंधन आंतरिक दरबार के शिष्यों द्वारा गठित एक संगठन था। चूंकि ये संगठन शिष्यों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकते थे, इसलिए एजियो ड्रैगन स्कूल ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसे प्रोत्साहित किया। मैं अभी आंतरिक दरबार में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मुझे गठबंधनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आंतरिक दरबार में कौन सा गठबंधन मजबूत है। चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। हम दोनों ने दरबार के अंदरूनी गठबंधनों पर काफी छानबीन की है। हमारी जांच के अनुसार लगभग 1000 गठबंधन है और सबसे शक्तिशाली होने का खिताब विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन को जाता है। विश्व गठबंधन के पास सबसे अधिक सदस्य हैं, जिनकी संख्या कम से कम 5000 है। वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पीछे विश्व लिखा हुआ है और वे विश्व गठबंधन के सदस्य हैं। तलवार गठबंधन में सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी कम से कम 1000 लोग हैं। तलवार गठबंधन कुछ खास है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको तलवार को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने वाले युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होना चाहिए। वे लोग जिनके पास अपनी पीठ के पीछे काली लोहे की तलवार है, वे तलवार गठबंधन के सदस्य हैं। उन्हें सबसे शक्तिशाली इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों गठबंधनों के संस्थापक हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में सुप्रसिद्ध हैं। वे दोनों लोग 10 साल पहले मुख्य शिष्य बने थे। आजकल मुख्य शिष्य बहुत प्रसिद्ध लोग हैं और उनके समर्थन से बहुत कम लोग विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं। भाई, तुम थोड़ी गलत हो। हालांकि विश्व गठबंधन और तलवार गठबंधन दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे शक्तिशाली विंग्स गठबंधन है। जैसे ही बड़ा भाई बड़े सजीव और रंगीन अंदाज में वर्णन कर रहा था, छोटे भाई ने अपनी राय रखते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। भले ही विंग्स एलायंस शक्तिशाली है, लेकिन उनके पास बहुत कम लोग हैं। 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती, और अगर सच में कोई संघर्ष हुआ तो वे वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े भाई ने सिर हिलाया। ऐसा शायद न हो। हालांकि विंग्स एलायंस में लोग कम हैं, लेकिन वे इंसानों के भीतर छिपे ड्रैगन की तरह हैं और एक अकेले से 100 पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस भी हाथ मिला लें तो भी वे विंग्स एलायंस को हरा नहीं पाएंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया। ये विंग्स एलायंस क्या है? चूंकि वे दोनों अपनी बहसों में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए चू फैन जैसे जैसे सुनता गया उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। बेटे, मेरी बात सुनो। विंग्स एलायंस हमारे दरबार में किंवदंती है। ये देखकर छोटे भाई ने चू फैन को पकड़ लिया और चारों ओर थूक बिखेरते हुए कहानी सुनाने लगा। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर सफेद बालों, सफेद भौहों और सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। चू फैन जानता था कि वह मार्शल स्किल बिल्डिंग की रखवाली करने वाला एक बुजुर्ग था। हालांकि वह लगभग 100 वर्ष का प्रतीत होता था, लेकिन बुजुर्ग की शक्ति बहुत प्रबल थी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी अपनी योजनाएं हैं। बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद वह अंदर चला गया। टीएन सलाम करने से उनका तात्पर्य चीनी अभिवादन से था, जिसमें एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर हाथ मिलाना होता है। अरे, एक और अभिमानी शिष्य। पहरा दे रहे बुजुर्ग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। उन्होंने चू फैन जैसे कई शिष्यों को देखा था और उनमें से अधिकांश असफल रहे। जो मामूली रूप से असफल हुए उन्होंने अपनी राह सुधार ली, लेकिन जो बुरी तरह असफल हुए वे पूरी तरह से गलत रास्ते पर चल पड़े और अपना अच्छा भविष्य खो बैठे।
लेकिन फिर भी जब बड़े गुरु किसी नए चेहरे को आते हुए देखते तो वे विनम्रतापूर्वक उन्हें याद दिलाते कि वे और शिष्यों को गलत रास्ते पर जाने से रोके। चू फैंग तीसरे तल पर इधर उधर घुमा और उसने जल्दी से एक कौशल पुस्तक चुनी जो उसे पसंद आए और उसे पंजीकृत कराने के लिए बड़े बुजुर्ग के पास ले गया। क्या आप वाकई इस मायावी हथेली का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग ने चू फैंग को संदेह भरी नजरों से देखा। चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या आपने इस कौशल का विवरण पढ़ा? बुजुर्ग ने आगे पूछा। मैंने इसे देखा है। चू फैंग एक बार फिर मुस्कुराया। फिर भी तुम इसे ही क्यों चुनते हो? ये तो पूरे मार्शल स्किल बिल्डिंग में सबसे कठिन है। बुजुर्ग को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं बिल्कुल इसी में प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी, लेकिन उसकी निगाहें असामान्य रूप से दृढ़ थीं। आजकल के युवाओं को अपनी सीमा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बड़े बुजुर्ग ने आह भरी, लेकिन फिर भी उन्होंने चू फैंग के लिए पंजीकरण कर लिया। कौशल की किताब लौटाते हुए उन्होंने कहा, याद रखना, ये जानना कि किस बिंदु पर रुकना है। चू फैंग ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि उसने सलाह स्वीकार कर ली है। हालांकि बड़े बुजुर्ग हमेशा चू फैंग पर संदेह करते थे, फिर भी चू फैंग की उनके प्रति बहुत अच्छी राय थी और वह उन्हें एक जिम्मेदार बुजुर्ग मानते थे। लेकिन जैसे ही चू फैंग मुड़ा, एक परिचित शरीर ने उसका कंधा छुआ और गुजर गया। ये दुवान युक्सुआन था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। चू फैंग उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए उसने इस बारे में और नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपने पीछे फुसफुसाहट सुनी और तब उसे समझ आया कि दुवान युक्सुआन उदास क्यों थी। क्या ये दुवान युक्सुआन नहीं है? मुझे लगा था कि उसके पास पहले से ही रैंक 4 की स्किल बुक है, तो वह यहाँ दूसरी स्किल बुक क्यों चुन रहा है? या रैंक 4 की स्किल बुक यान तियान यू के पास है? तुम्हें नहीं पता, कल रात के भोज में दरबार के वरिष्ठों ने उन्हें याद दिलाया था कि चौथे दर्जे की कौशल पुस्तक साझा नहीं की जा सकती और केवल एक ही व्यक्ति उसमें प्रशिक्षण ले सकता है। जब उन्होंने बड़े व्यक्ति की यह बात सुनी तो वे दोनों एकदम अवाक रह गए। फिर उन्होंने आखिरकार भीड़ के सामने कबूल कर लिया। पता चला कि वे परीक्षा में प्रथम नहीं थे, बल्कि एक और व्यक्ति था जिसने 40 भयंकर राक्षसों को मारा था। तो कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही ऐसा करने की बात क्यों स्वीकार की? अरे कौन जाने, शायद वे अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने सचमुच अपनी सारी इज्जत खो दी। सच है, लेकिन पहला कौन था? मुझे याद नहीं आता कि बाहरी प्रांगण में कोई इतना ताकतवर था। 40 खूंखार जानवर, उनमें से एक में रैंक 4 का भी एक जानवर था। ये कल्पना करना भी असंभव है कि वह व्यक्ति कितना ताकतवर होगा। ये सुनकर चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए अगली मंजिल की ओर चल पड़ा। वह सचमुच प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। चौथी मंजिल भी पहली मंजिल जैसी ही थी, वह भी खचाखच भरी हुई थी। नए शिष्य फिलहाल कौशल की पुस्तकें चुन रहे थे, इसलिए ये पुराने शिष्य थे। चू फैंग ने चारों ओर देखा। हालांकि इसे एक मैदान कहा जा रहा था, लेकिन इसे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान कहना ज्यादा उचित होगा। वहां कम से कम 1000 लोग मशीनों के साथ अभ्यास कर रहे थे और उनकी चीखें चारों ओर गूंज रही थी। ये नजारा वाकई अद्भुत था। इसके अलावा मुख्य हॉल में मौजूद हजारों मशीनों के अलावा अनगिनत निजी कमरे भी थे जो प्रशिक्षण के लिए ही थे। यह एक बढ़िया डिजाइन था। जो लोग जीवंत रहना पसंद करते थे, वे मुख्य हॉल में मौजूद लोगों के साथ शामिल हो सकते थे और आपस में बहस करते हुए एक दूसरे की मदद कर सकते थे। जो लोग शांति पसंद करते थे, वे एक निजी कमरा चुनकर वहां अकेले अभ्यास कर सकते थे। पत्थर का दरवाजा बंद होते ही वे सभी तरह के शोर शराबे से अलग हो जाते थे। चू फैंग उनके साथ नहीं गया और सीधे छठी मंजिल पर चला गया। ये तीसरी मंजिल जैसी ही थी, लेकिन यहाँ काफी शांति थी। साथ ही यहाँ अभ्यास के लिए बहुत अधिक स्थान थे। चू फैंग एक निजी कमरे में दाखिल हुआ। पत्थर का दरवाजा बंद करने के बाद उसने यंत्र स्तंभ को प्रणाम किया, क्योंकि वह जानता था कि उसके द्वारा वह स्तंभ नष्ट हो जाएगा। यह यंत्र स्तंभ इस्पात और लकड़ी से बना था, इसलिए यह बेहद मजबूत था। अगर इस पर हमला होता तो यह अपने आप बच जाता। चकमा देने की गति प्रतिद्वंदी की आक्रमण गति के अनुसार बदलती थी। जब तक कोई मार्शल कौशल में निपुण न हो जाए, इसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए यह प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण था। ब्रह्मकारी हथेली, हथेली से निकलने वाली हवा की शक्ति का उपयोग करके दुश्मन को निराकार रूप से नियंत्रित करना। चू फैंग ने मायावी हथेली की साधना विधि का अवलोकन किया। फिर वह यंत्र स्तंभ के सामने चला गया। वूश वूश, उसने अचानक अपने हाथ फैलाए और देखा कि उसकी हथेली से 2 निशान बन गए। वे निशान मशीनी स्तंभ पर बने 2 बिंदुओं की ओर बढ़ने लगे। स्विश स्विश, लेकिन जैसे ही वे उतरने वाले थे, खंभा बाएं और दाएं हिल गया और बिजली की गति से चू फैंग के हमले से बच गया। उस क्षण चू फैंग थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, दिलचस्प। उस दिन के बाद से खाने और सोने के अलावा चू फैंग हमेशा मार्शल स्किल बिल्डिंग में ही रहता था और लगातार प्रशिक्षण करता रहता था। एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक द्वारा बनाई गई थरी थंडर स्टाइल्स, हालांकि यह बेहद रहस्यमय थी, लेकिन इसमें साधना करना भी बेहद कठिन था। जहां तक मायावी हथेली की बात है, तो इसके पीछे एक कारण था कि बुजुर्ग ने इसे संपूर्ण मार्शल स्किल बिल्डिंग में प्रशिक्षण के लिए सबसे कठिन कौशल क्यों कहा था। हालांकि कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद चू फैंग धीरे धीरे दोनों कौशलों की प्रकृति को समझने लगा। 3 गर्जना शैलियां, यह अत्यंत कठोर और भयंकर थी। ये बिजली की तरह तेज और गरज की तरह शक्तिशाली थी। इसका हर वार और हर शैली शत्रु का जीवन ले सकती थी और ये बहुत ही ताकतवर थी। मायावी हथेली, असल में ये बिल्कुल विपरीत था। वास्तविकता को बदलकर जब सामने वाला बेखबर हो जाता है, तब हमला करना। हालांकि यह थरी थंडर स्टाइल्स जितना वीरतापूर्ण नहीं था, फिर भी ये काफी कुशल था और वे अपने अपने तरीके से अलग थे। 10 दिनों तक कम भोजन और कम नींद लेने के बाद चू फैंग ने आखिरकार दोनों प्रकार के कौशल को समझ लिया। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मायावी हथेली में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इसमें कोई खास अंतर नहीं था। दूसरी ओर उन्होंने 3 गर्जना शैलियों में से केवल पहली 2 शैलियों में ही सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी जब चू फैंग ने सफलतापूर्वक दूसरी शैली का उपयोग किया, तो वह इसकी प्रबल शक्ति से चकित रह गया। मार्शल स्किल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पहरा दे रहा बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी वही था और चू फैंग मायावी हथेली का अभ्यास कर रहा था। क्या तुम एक गतिरोध पर पहुंच गए? बड़े ने चू फैंग को आंखों में थोड़ी सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखा और उसके होठों के कोने से पता चला कि उसे खुद पर थोड़ा गर्व था। चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिया, लेकिन बड़े की नजरों में चू फैंग की मुस्कान का मतलब था कि उन्होंने चुपचाप इसकी पुष्टि कर दी है।
पहली मंजिल पर जाओ और रैंक 1 कौशल से शुरू करो। कौशल पुस्तिका वापस लेते हुए बुजुर्ग ने सद्भावना से याद दिलाया। धन्यवाद बड़े। चू फैंग ने प्रणाम किया और विदा ली। उसे पता है कि कब पीछे हटना है, इसलिए वह अभी भी थोड़ा समझदार है। चू फैंग की पीठ को जाते हुए देखकर बड़े ने सिर हिलाया। मार्शल स्किल बिल्डिंग पूरे दिन खुली नहीं रहती थी। सूर्यास्त होते ही बिल्डिंग बंद हो जाती थी और उस समय सभी वरिष्ठ गार्डों को स्किल बुक्स और मशीनों की जांच करनी होती थी। इस सब बात पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है कि मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। एल्डर ओयांग, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। मैंने इतने लंबे समय से इतना शक्तिशाली शिष्य नहीं देखा है। सीढ़ियों पर एक 1.5 उम्र का आदमी एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग को ले जा रहा था और वे छठी मंजिल पर एक निजी कमरे की ओर जा रहे थे। निजी कमरे के अंदर अटूट तंत्र स्तंभ पर जगह जगह गड्ढे थे और वह लगभग खरोंच लगने की स्थिति में था। जैसे ही उसने यंत्र के खंभे को देखा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने उसे ध्यान से देखा। ये तो, लेकिन जब उसने देखा कि मशीन पर एक के बाद एक हथेली के हल्के निशान बने हुए हैं, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अपने अनुभव के बल पर वह तुरंत समझ गया कि स्तंभ मायावी हथेली से क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन भीतरी प्रांगण में ऐसे बहुत कम शिष्य थे जो मायावी हथेली का उस स्तर तक अभ्यास कर सकते थे। इसके अलावा जो लोग सक्षम थे वे पहले ही बाहरी दुनिया का अनुभव करने के लिए निकल चुके थे और उनमें से लगभग कोई भी मार्शल स्किल बिल्डिंग में प्रशिक्षण के लिए नहीं रुका था। कुछ देर सोचने के बाद बुजुर्ग की आंखें अचानक चमक उठी और उन्होंने हैरानी से कहा, कहीं ये वही तो नहीं है। विंग्स एलायंस शायद ही कभी सदस्यों की भर्ती करता है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो वे जिन लोगों की भर्ती करते हैं वे मनुष्य के भीतर छिपे ड्रैगन की तरह होते हैं। हालांकि विंग्स एलायंस में केवल 32 लोग हैं, लेकिन आंतरिक दरबार में वे बहुत जाने माने लोग हैं। साथ ही उनके दिल एक हैं और वे एक दूसरे को अपने हाथों और पैरों के विस्तार की तरह देखते हैं। विंग्स एलायंस के सदस्यों के खिलाफ जो भी कदम उठाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, वे उससे बदला लेंगे। 2 साल पहले एजियो प्रांत के एक घटिया स्कूल ने विंग्स एलायंस के एक सदस्य को नुकसान पहुंचाया था। उस स्कूल को नष्ट करने वाला भी विंग्स एलायंस का ही सदस्य था। इतने शक्तिशाली, ये सुनकर चू फैंग भी आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि एक तीसरे दर्जे के स्कूल की तुलना एजियो ड्रैगन स्कूल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उसमें काफी शक्ति थी। उनका सफाया कर पाना यह दर्शाता है कि विंग्स एलायंस बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापक बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन विंग्स एलायंस के संस्थापक की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। अफवाहों के अनुसार विंग्स एलायंस के संस्थापक ने 11 वर्ष की आयु में आंतरिक दरबार में प्रवेश किया, 14 वर्ष की आयु में एक प्रमुख शिष्य बन गए और 16 वर्ष की आयु में एजियो ड्रैगन स्कूल में नंबर 1 शिष्य थे। लेकिन दुख की बात है कि वह अब एजियो ड्रैगन स्कूल में नहीं है। 16 साल की उम्र में ही उसने ये जगह छोड़ दी और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। ये सब बातें बताते हुए छोटा भाई काफी दुखी लग रहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? चू फैंग और भी आश्चर्यचकित हो गया। मुख्य शिष्य एजियो ड्रैगन स्कूल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनमें से हर एक को मार्शल कला में प्रतिभावान कहा जा सकता था। विंग्स एलायंस के संस्थापक 16 वर्ष की आयु में ही मुख्य शिष्यों में सबसे शक्तिशाली बन गए थे। वह व्यक्ति कितना असाधारण था। उसका नाम झांग तियानई है। छोटे भाई ने उसका नाम एक एक शब्द करके कहा। झांग तियानई। चू फैंग को ये नाम याद था क्योंकि चू फैंग द्वारा याद रखे जाने योग्य वह व्यक्ति था। हाँ, मैंने सुना है कि हमारी आंतरिक दरबार की सुंदरी एल्डर सुरू भी विंग्स एलायंस की सदस्य हैं और वह मुख्य शिष्यों में से एक सबसे शक्तिशाली भी हैं। इसके अलावा एल्डर सुरू के अलावा आज के प्रमुख शिष्यों में भी कई लोग विंग्स एलायंस से जुड़े हुए हैं। उनकी उपलब्धियां वर्ल्ड एलायंस या स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापकों से कम नहीं है। क्या विंग्स एलायंस मजबूत नहीं है? छोटे भाई ने आगे कहा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह विंग्स एलायंस वाकई बहुत शक्तिशाली है। क्या विंग्स एलायंस के सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रतीक है? चू फैंग की इस विंग्स एलायंस में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। विंग्स एलायंस के किसी सदस्य को देखना दुर्लभ है, लेकिन वे अपनी छाती पर एक छोटा सा बैच पहनते हैं और उस बैच पर पंखों की एक जोड़ी बनी होती है। वे तीनों चलते चलते बातें करते रहे और जल्द ही वे लोगों से भरे चौक पर पहुंच गए। यह आध्यात्मिक औषधि खोज के लिए पंजीकरण कराने का स्थान था। दरअसल तथाकथित पंजीकरण का मतलब दीवार पर लगे एक स्क्रॉल पर अपना नाम लिखना और फिर एक टोकन लेना था। वहां कोई बुजुर्ग मौजूद नहीं थे। जूनियर, आध्यात्मिक औषधि की खोज कल से शुरू हो रही है, इसलिए मेरा मानना है कि आपको किसी समूह में शामिल होकर आश्रय के लिए अनुरोध करना चाहिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। विंग्स अलायंस जैसे किसी गठबंधन में शामिल होने के बारे में मत सोचो क्योंकि हमें अपने जीवन काल में एक भी मौका नहीं मिलेगा। विंग्स एलायंस का तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड एलायंस और स्वॉर्ड एलायंस में शामिल होना भी आसान नहीं है। इसलिए अगर आप किसी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। पंजीकरण कराने के बाद दोनों भाइयों ने फिर से माहौल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। भाइयों को इतना दोस्ताना व्यवहार करते देख चू फैंग उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। मजबूत गठबंधनों में शामिल होना कठिन होता है, लेकिन आप कमजोर गठबंधन नहीं चुन सकते। उदाहरण के लिए, आपको कभी भी ऐसे गठबंधनों में शामिल नहीं होना चाहिए जो एक के बाद एक व्यक्ति से अपने गठबंधन की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे गठबंधन आपकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और आपको केवल धमकाया ही जाएगा। उस लड़की की तरह जो सबको बांस की चादरें बांट रही है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि वह किसी कमजोर से संगठन से है और नए शिष्यों को धोखा देने आई है। ये कहते हुए बड़े भाई ने पास खड़ी बैंगनी वस्त्रधारी युवती की ओर इशारा किया। जिस दिशा में वह इशारा कर रहा था उस ओर देखते हुए चू फैंग का ध्यान केवल खालीपन से उस ओर ही गया। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवती चू युए थी। चू युए, उसे देखकर चू फैंग ने उत्साह से चिल्लाया। चू फैंग की चीखें सुनकर चू युए ने अपना सिर घुमाकर देखा। चू फैंग को देखकर वह भी प्रसन्न हो उठी और हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, चू फैंग। चू फैंग चू युए को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मुलाकात ऐसी जगह पर होगी। इसलिए वह जल्दी से चू युए की ओर चल पड़ा। अरे, उसका तो काम तमाम हो गया। एक और बेवकूफ को बेवकूफ बना दिया। उससे इतनी देर बात करने के बाद हमारा समय बर्बाद हो गया। ये देखकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को घूरकर देखा और सिर हिलाया। चू फैंग, आखिरकार तुम भीतरी दरबार में प्रवेश कर ही गए। ये तो बहुत बढ़िया है। अब हम साथ में अभ्यास शुरू कर सकते हैं। चू फैंग के बैंगनी वस्त्रों को देखकर चू युए इतनी खुश हुई कि उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। दिल से वह चू फैंग के लिए बहुत खुश थी। चू युए, तुम क्या कर रही हो? चू फैंग बांस की चादरों को देखते हुए काफी उत्सुक था।
अरे तुम्हें अब भी नहीं पता, चू वे ने आंतरिक दरबार में चू गठबंधन नामक एक गठबंधन बनाया था। चू परिवार के सभी लोग इस चू गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन में लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है। इसलिए इस वर्ष आंतरिक दरबार में प्रवेश करने वाले नए शिष्यों का लाभ उठाते हुए मैं कुछ और लोगों को अपने चू गठबंधन में शामिल करने और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहता हूँ। अंततः यदि चू गठबंधन का अच्छा विकास होता है तो भविष्य में ये हमारे चू परिवार के लिए बहुत सहायक होगा, चू युए ने मुस्कुराते हुए समझाया। चू युए ने जिस चू वेई का जिक्र किया था वह चू परिवार का एक युवा बड़ा भाई था। इस साल उसकी उम्र 20 साल हो गई थी और 10 साल पहले उसने एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिला लिया था। हालांकि चू फैन की उस चू वे के बारे में अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि चू वे उन लोगों में से एक था जो बचपन में उसे बहुत परेशान करता था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि चू फैन को चू वे पसंद नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि चू यू को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको चू गठबंधन की स्थिति का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं खुद कर सकती हूँ। चू युए ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, फिर चिंता से पूछा, हाँ सही कहा। चू फैंग, क्या आपने आध्यात्मिक औषधि खोज में पंजीकरण कराया है? इसे देखो। चू फैंग मुस्कुराया और आध्यात्मिक औषधि खोज का टोकन निकाला। वाह, बहुत बढ़िया, इस बार मैं तुम्हारे साथ आध्यात्मिक औषधियां पकड़ने जा सकती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, आध्यात्मिक औषधियां पकड़ना बुद्धि और साहस की लड़ाई है और यह बहुत दिलचस्प है। आध्यात्मिक औषधियों की खोज का जिक्र करते हुए चू युए सचमुच इसके लिए उत्सुक लग रही थी। चू फैंग, मैं व्यस्त हो जाऊंगी, रात में आकर मुझसे मिल लेना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। चू युए ने एक और नए शिष्य को गुजरते हुए देखा, इसलिए उसने जल्दी से चू फैंग के हाथों में एक बांस की चादर थमा दी और उस नए शिष्य के पास जाकर उसे चू गठबंधन से परिचित कराया। चू युए को इस तरह जिद करते देख चू फैंग ने जबरदस्ती नहीं की। उस बांस की चादर पर चू युए के घर का पता लिखा हुआ था। चौक में घूमते हुए और भीड़ को छानते हुए उसने पाया कि चू युए जैसे कई लोग थे जो अपने गठबंधन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी परवाह थी। चूंकि हर कोई मूर्ख नहीं था, इसलिए जब तक वे मजबूत गठबंधनों में शामिल नहीं हो सकते थे, बहुत कम लोग ऐसे छोटे गठबंधनों में शामिल होना पसंद करते थे। तथाकथित चू गठबंधन में सदस्यों की भर्ती का काम केवल चू युए ही कर रही थी। यहाँ तक कि संस्थापक चू वेई भी कहीं नजर नहीं आए। इससे स्पष्ट होता है कि चू परिवार के बारे में केवल चू युए ही सोचती थी। रात हो गई थी, इसलिए चू फैंग योजना के अनुसार चू युए के घर गया। चू युए घर के बाहर इधर उधर टहल रही थी और यह स्पष्ट था कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। जब चू युए ने चू फैंग को देखा तो वह उछलते कूदते हुए अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे करके उसकी ओर बढ़ गई। हालांकि चू युए चू फैंग से 1 साल बड़ी थी, फिर भी वह अपनी जवानी के चरम पर थी। न केवल वह दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी जीवंत और हंसमुख था। चू परिवार में चू युए को एक मस्खरा कहा जा सकता था। चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, सभी इस छोटी सी अनोखी लड़की को पसंद करते थे। जैसे ही वह चू फैंग के सामने पहुंची, चू युए ने अपने हाथ खोले और हंसते हुए कहा, अरे जल्दी करो और इसे उठा लो। उसके 2 सफेद हाथों के बीच में एक संत आत्मा घास थी। चू युए, ये? चू फैंग अवाक रह गया। जी हाँ, यही, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और यह इस साल का मेरा सप्लीमेंट है। चू युए ने बोलते हुए सेंट स्पिरिट ग्रास को चू फैंग के हाथों में थमा दिया। अगर ऐसा है तो मुझे ये नहीं मिलेगा। क्या तुम भूल गए कि मुझे अभी भी तुम्हें 2 संत आत्मा घास देनी है? चू फैंग ने संत आत्मा घास को वापस धकेल दिया और ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक संत आत्मा घास निकाली। चू फैंग, तुमने सेंट स्पिरिट ग्रास को परिष्कृत नहीं किया। साबुत सेंट स्पिरिट ग्रास को देखकर चू यू ने सोचा कि यह वही है जो उसने चू फैंग को दी थी। मैं तो पहले ही उस पार पहुंच चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे आपको वापस लौटा देता हूँ। मैं तुम्हारी सेंट स्पिरिट ग्रास कैसे ले सकता हूँ? ये तुम्हारी है, इसलिए जल्दी करो और ले लो। चू युए, मैंने कहा था कि मैं 2 लौटाऊंगा, तो मैं 2 लौटा दूंगा। क्या तुमने भी वादा नहीं किया था? जब तुम इस तरह बर्ताव करती हो तो मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन तुमने तो मुझे जो सेंट स्पिरिट ग्रास दी थी, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी दे दी। क्या ये तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करना नहीं है? चू युए, मैं तुम्हारी नेक नियत समझता हूँ। पूरे चू परिवार में मेरे बड़े भाई और पिता के अलावा तुम ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इसे बस एक छोटे भाई द्वारा तुम्हें दिया गया सम्मान समझो। ये बात चू फैंग ने दिल से कही थी। चू परिवार में सभी ने उसे दरकिनार कर दिया था, इसलिए जब चू युए ने उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। चू फैंग को इतना दृढ़ देखकर चू युए के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए और उसने धीरे से कहा, चू फैंग, तुम्हारे इस काम से मुझे बहुत शर्म आ रही है। दरअसल ये संत आत्मा घास मेरी नहीं है। चू गुयू ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी ओर से तुम्हें ये दूं। मेरा भाई? चू फैंग एक पल के लिए अवाक रह गया। चू गुयू चू युआन का रक्त संबंधी पुत्र था और वह चू फैंग का बड़ा भाई था। वह हेजियो प्रांत के नंबर 1 स्कूल लिंग्यून स्कूल में प्रशिक्षण ले रहा था। 17 वर्ष की आयु में वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था और चू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि चू फैंग चू युआन का खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी चू गुयू उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था और चू फैंग द्वारा सबसे अधिक सम्मानित और प्रिय लोगों में से एक था। उन्हें डर था कि तुम पर बोझ पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे हिदायत दी थी कि मैं यह न कहूं कि यह उनकी तरफ से है, लेकिन अब मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। चू युए का चेहरा लाल हो गया था और साफ दिख रहा था कि वह सचमुच शर्मिंदा थी। चू युए, फिर भी मुझे आपका धन्यवाद करना है। भले ही ये पवित्र आत्मा घास आपकी ओर से न हो, लेकिन इतने वर्षों से मेरे प्रति आपके स्नेह मेरे ही हैं। जैसा मैंने कहा, इसे बस अपने छोटे भाई द्वारा आपको दिए गए इन 2 पवित्र आत्मा घासों के रूप में सम्मान समझो। इसके अलावा तुम जल्द ही आध्यात्मिक जगत के 5वें स्तर में प्रवेश करने वाली हो, इसलिए ये पवित्र आत्मा घास तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पवित्र आत्मा घास को अस्वीकार मत करो। चू फैंग ने दृढ़ता से पवित्र आत्मा घास चू युए के हाथों में सौंप दी। तो फिर मैं इसे केवल एक संत आत्मा घास उधार लेने के रूप में देखूंगी, लेकिन मैं केवल एक ही उधार ले सकती हूँ क्योंकि मैं केवल एक ही वापस दे सकती हूँ। चू फैंग को इतना जिद करते देख चू युए ने दांत पीसे और वह केवल एक ही संत आत्मा घास ले सकी। वास्तव में चू फैंग की बात सही थी। चू युए जल्द ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने वाली थी और उस समय यह एक महत्वपूर्ण चरण था। ये पवित्र आत्मा घास उसके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण थी।
हो गया? चू फैंग मुस्कुराया। हाँ, सही है, चू फैंग। चू गुयू के पास एक पत्र था जो वह चाहता था कि मैं तुम्हें दे दूं। चू युए ने अपनी कमर से एक पत्र निकाला। पत्र स्वीकार करते ही चू फैंग भावनाओं के उफान से भर उठा। वह 5 साल से चू परिवार में नहीं लौटा था, यानी उसने 5 साल से अपने पिता और बड़े भाई को नहीं देखा था। वह इसलिए नहीं लौटा था क्योंकि उसे उनसे मिलना शर्मनाक लगता था। लेकिन इन 5 सालों में उनके भाई और पिता लगभग हर महीने उन्हें पत्र लिखते थे। इससे पता चलता है कि वे दोनों चू फैंग के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, वापस आकर पत्र पढ़ लेना। जल्दी करो और मेरे पीछे आओ क्योंकि आज का दिन अच्छा है। चू युए ने चू फैंग की बाहें पकड़ी और उसे घर की ओर खींच लिया। लेकिन पास पहुंचने से पहले ही चू फैंग के माथे पर शिकन आ गई। उसने घर में कई जानी पहचानी आवाजें सुनी और वे सभी ऐसे लोगों की थी जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। दरअसल जैसे ही घर का दरवाजा खुला, वहां 32 चेहरे दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश परिचित चेहरे थे और चू परिवार के लगभग सभी सदस्य जो एजो ड्रैगन स्कूल के शिष्य थे, वहां मौजूद थे। उन कुछ अजनबियों के बारे में चू फैंग अनुमान लगा सकता था कि वे कहां से आए होंगे। वे निश्चित रूप से चू गठबंधन के नए सदस्य होंगे। सब लोग, देखो कौन कौन आया है, चू युए ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। जब भीड़ की निगाहें उस दिशा में पड़ी, तो चू फैंग को महसूस हुआ कि वे तिरस्कार और घृणा से भरी हुई थी। ओह, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन है। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसने हमारे चू परिवार के लिए असाधारण कार्य किए हैं? एक युवक चू फैंग के पास आया। वह चू चेंग था और वह चू चेंग का बड़ा भाई था। उसने चू युए के साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था और वह भी स्पिरिट क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। चू फैंग, तुमने ये सब किया है, तुम्हें पता है ना? चू चेंग ने चू फैंग की ओर इशारा किया और उसकी निगाहें सख्त थीं। चू चेंग, तुम क्या बात कर रहे हो? आज खुशी का दिन है, इसलिए बकवास मत करो, चू युए ने झट से कहा। क्या हुआ चू युए, तुम मुझे उसके सारे कारनामों के बारे में बात नहीं करने दे रही हो? चू चेंग ने चू युए को एक नजर देखा, फिर चू फैंग की ओर देखकर कहा, चू फैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुमने भी ऐसे कारनामे किए हैं? धिक्कार है, तुमने तो बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तुम 5 साल तक एजो ड्रैगन स्कूल में बाहरी दरबार के शिष्य रहे हो और तुमने चू परिवार को कलंकित किया है। लेकिन फिर भी तुम चू गठबंधन की इस सभा में शामिल होने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारी बेशर्मी कितनी बड़ी है। चू चेंग, चुप रहो। चू युए थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, चू फैंग ने उसे खींच लिया। चू फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन अंत में उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी इस सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यही भुगतान की मांग कर रहा हूँ। भुगतान? कैसा भुगतान? ये शब्द सुनते ही चू चेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। ये तो बहुत अजीब बात है। मेरे चू परिवार में गोद लिया गया एक व्यक्ति असल में चू परिवार से ही हर्जाना मांग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये सब किसने दिया है? बिल्कुल सही, बेहद बेशर्म। उसी समय चू परिवार के लोगों ने चू फैंग की आलोचना करना शुरू कर दिया। चू फैंग ने भीड़ की बातों को अनसुना कर दिया और निवास में प्रवेश करते हुए कहा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं आंतरिक दरबार के शिष्य की परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। उसने ये भी कहा था कि अगर वह हार गया तो वह मुझे सालाना मिलने वाली संत आत्मा घास दे देगा। चू झेन, तुम वह बात भूल तो नहीं गई ना? चू फैंग चू झेन के सामने रुक गया। चू झेन कुर्सी पर बैठा अपने मुंह में कुछ फल चबा रहा था। हालांकि उसके होठों का कोना फड़क रहा था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। बेशक चू झेन उस दिन कही गई बातों को भूला नहीं था। चूंकि उसे डर था कि चू फैंग उस बात का जिक्र कर देगा, इसलिए वह यहीं रुका रहा। वरना अपने गुस्से के चलते वह चू फैंग को ढूंढ ढूंढ कर मुसीबत खड़ी कर देता। चू फैंग, तुम्हें अपनी बातों के लिए सबूत चाहिए। ठीक उसी समय चू झेन के बगल में खड़े एक युवक ने बोलना शुरू किया। उस घर में ज्यादातर पुरुष और महिलाएं चू फैंग की उम्र के ही थे, लेकिन यह युवक उससे अलग था। दरअसल वह चू वेई था। चू वेई सही कह रहा है। अगर तुमने चू झेन के साथ शर्त लगाई है तो तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, वरना तुम सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हो। चू चेंग ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा, क्योंकि वह चू झेन का बड़ा भाई था। ठीक है, सबूत निकालो, वरना आज यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। चू चेंग के बाद हॉल में मौजूद चू परिवार के लगभग सभी लोग चिल्लाने लगे। चू परिवार के सदस्य न होने के बावजूद वे भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि वे चू परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे समझ गए थे कि चू परिवार में चू फैंग की स्थिति बहुत नीची थी। अगर उसका अपना परिवार ही उसे नीचा समझता था, तो स्वाभाविक रूप से वे भी उसे नीचा ही समझेंगे। मैं चू फैंग के पक्ष में गवाही देती हूँ। लेकिन ठीक उसी समय लंबे समय से चुप रही चू युए अचानक बोल पड़ी। उसी क्षण हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें चू युए की ओर टिक गईं। चू युए, तुमने क्या कहा? तुम गवाही देने के लिए ऐसी बकवास बातें नहीं कर सकती। चू वेई के ऐसा कहते ही उसकी गहरी निगाहों में चेतावनी का भाव साफ झलक रहा था। उसका इरादा स्पष्ट था और वह चू यू से सच उगलवाना चाहता था। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। उस दिन जब चू झेन और चू फैंग ने शर्त लगाई थी, मैं वहां मौजूद था और यहाँ तक कि चू झेन ने ही मुझे गवाह बनने दिया था। उसके बाद चू युए को चू वेई से जरा भी डर नहीं लगा। वह चू फैंग के बगल में खड़ी हो गई, मानो भीड़ को इशारों में बता रही हो कि वह किस पक्ष में है। उस समय न केवल चू झेन बल्कि चू चेंग, चू वेई और चू परिवार के अधिकांश सदस्यों के चेहरे बदलने लगे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चू युए चू फैंग के लिए ऐसा करेगी और वह पूरे चू परिवार के खिलाफ जाने को भी तैयार थी। वास्तव में चू फैंग को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा करने से चू युए कई लोगों को नाराज कर देगी। लेकिन इसके अलावा चू फैंग भावुक हो गया। चू झेन, क्या तुम अपना कर्ज नहीं चुका रहे हो? चू फैंग ने उस पर दबाव बनाए रखा। चू युए की मौजूदगी में उसे विश्वास नहीं था कि चू झेन इससे इनकार करेगा। चू झेन का चेहरा बेहद विकृत हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। हर साल परिवार केवल एक संत आत्मा घास ही प्राप्त करता था। इसके अलावा उन्हें इस तरह की अच्छी आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने का कोई और अवसर नहीं मिलता था। उसे अभी अभी अपनी पूरक संत आत्मा घास मिली थी और चू झेन इसका उपयोग करके आत्मा जगत के चौथे स्तर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। वह इसे किसी को कैसे दे सकता था? अगर यह सच है तो क्या हुआ? तुमने चू झेन के साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश किया था। वह तो 2 साल पहले ही आंतरिक दरबार में प्रवेश कर चुका है और तुम पूरे 2 साल बाद आए हो। इतना समय लगाकर भीतरी दरबार में प्रवेश करने के बाद भी क्या तुम अभी भी इतने घमंडी हो?
चू चेन का पूरक धन हड़पना चाहते हो? चू चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ चालाकी से तर्क दिया। चू चेन के बड़े भाई होने के नाते ये स्पष्ट था कि वह चू फैंग को अपने भाई का पूरक धन ले जाने नहीं देगा। मुझे यह मत बताओ, तुम्हारे भाई को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर तुम अपना कर्ज नहीं चुका रहे हो तो मान लो मैं इसे भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे खुद ये स्वीकार करवाना होगा कि उसकी बातें खोखली हैं और उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। चू फैंग ने उसे जाने नहीं दिया। तुम, ये शब्द सुनकर चू चेन सचमुच गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, लेकिन वह उसका खंडन नहीं कर सका क्योंकि यह सच था। हाँ, मजाक, कर्ज न चुका पाना, क्या मैंने कभी इसके बारे में कुछ कहा है? तुम चू चेन की संत आत्मा घास ले सकते हो, लेकिन तुम्हें भीड़ के सामने ये स्वीकार करना होगा कि तुम एक निकम्मे कचरे हो, एक मूर्ख जिसे आंतरिक दरबार में प्रवेश करने में 5 साल लग गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चू चेन ने जोर से चिल्लाकर कहा। हाँ, चू चेन सही कह रहा है, बिल्कुल सही। अगर तुम संत आत्मा घास लेना चाहते हो तो तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम निकम्मे हो। जैसे ही तुम ये स्वीकार करोगे, हम दया करके इसे किसी भिखारी को दे देंगे। चू चेन ने हाथ उठाकर चिल्लाया और स्वाभाविक रूप से सभी ने जवाब में चिल्लाया। चू परिवार में चू युआन, चू गुयू और चू यू को छोड़कर कोई भी चू फैंग को पसंद नहीं करता था और वे सभी उसे चू परिवार से बाहर करना चाहते थे। इसलिए चाहे ये कितना भी अनुचित क्यों न हो, जब तक ये चू फैंग से संबंधित था, वे इसका समर्थन करते थे। वे सभी चाहते थे कि चू फैंग को बहुत बुरा लगे। चू चेन, बेवजह झगड़ा मत करो। ये चू चेन और चू फैंग का निजी मामला है, इसलिए तुम लोगों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। चू युए ने डांटते हुए कहा। हम योग्य नहीं हैं, फिर भी आप हैं। आप चू चेन की बड़ी बहन हैं, लेकिन फिर भी आपने एक बाहरी व्यक्ति का समर्थन किया। क्या आप अब भी चू परिवार का हिस्सा हैं? चू चेन ने दुर्भावना और उग्रता से जवाब दिया। मैं सिर्फ मामले को देखता हूँ, व्यक्ति को नहीं। वैसे भी चू फैंग कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह चू परिवार का ही हिस्सा है। आप ये तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि वह चू परिवार का सदस्य है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि चू चेन आपका अपना भाई है। तुम तर्क करने की जहमत भी नहीं उठाते। चू युए चू चेन पर इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने चू यू के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने पीछे खींच लिया। हालांकि चू फैंग के चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसने शांत भाव से कहा, मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्या आप मुझे ये सेंट स्पिरिट ग्रास देंगे या नहीं? हो चू फैंग, ऐसा मत कहो कि हम तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन तुम वास्तव में चू चेन की संत आत्मा घास लेने के योग्य नहीं हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं? चू चेन के साथ थोड़ी देर द्वंद्व युद्ध करो। अगर तुम जीत जाते हो तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम इस संत आत्मा घास को ले जाने के योग्य हो। चू युए, यह मत कहो कि मैं तर्कहीन बातें कर रहा हूँ। मैं अपनी पवित्र आत्मा की घास भी निकाल लूंगा। अगर चू फैंग जीत जाता है तो ये सब उसी का है। ये कहते हुए चू चेन ने अपनी जेब से पवित्र आत्मा की घास निकालकर मेज पर रख दी। इसी समय चू चेन ने चू चेन की ओर एक नजर डाली। चू चेन तुरंत समझ गया और उसने भी अपनी सेंट स्पिरिट ग्रास को मेज पर रख दिया। चू चेन, तुम 2 साल से आंतरिक दरबार में हो और तुमने 2 कौशल भी विकसित किए हैं। दूसरी ओर चू फैंग अभी भीतरी दरबार में दाखिल हुआ है। क्या तुम्हें उससे द्वंद्व युद्ध करने में शर्म नहीं आती? तुम हार मानने को तैयार ही नहीं हो। चू युए को अब भी लग रहा था कि चू फैंग के साथ अन्याय हो रहा है। चुप रहो, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। चू चेन ने धमकी भरे लहजे में चू युए की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें सिकुड़कर चू फैंग को देखा। लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी सेंट स्पिरिट ग्रास निकाल लेना। क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसी क्षण सभी की निगाहें चू फैंग पर टिक गईं और वे उसके जवाब का इंतजार करने लगे। अगर चू फैंग इनकार कर देता तो वे उसे अपमानित कर सकते थे और कह सकते थे कि वह काया है। अगर चू फैंग मान जाता तो चू चेन खुलेआम उसे सबक सिखा सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, चू फैंग एक खतरनाक स्थिति में था। वे बस यही देखना चाहते थे कि चू फैंग को कैसे अपमानित किया जाए। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? चू फैंग मुस्कुराया और सहमत हो गया। शाबाश, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, लेकिन पहले ये बात सुन लो, मुक्कों और लातों में आंखें नहीं होती, इसलिए चोट लगने पर शिकायत मत करना। चू चेन की मुस्कान और भी घिनौनी हो गई। बकवास बंद करो, आओ मुझसे मुकाबला करो। चू फैंग ने अपनी सेंट स्पिरिट ग्रास को मेज पर रखा और फिर हॉल के बीचों बीच चला गया। चू फैंग, चू युए ने चू फैंग को अपनी ओर खींचा और उसकी टिमटिमाती आंखें उसे चू चेन के साथ द्वंद्व युद्ध न करने के लिए उकसा रही थी। लेकिन चू फैंग ने मुस्कुराते हुए चू यू के हाथों को दूर धकेल दिया और कहा, मुझ पर भरोसा करो। ये देखकर चू युए का चेहरा एकदम खाली हो गया। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि चू फैंग इस दौर में निश्चित रूप से जीत जाएगा। चू फैंग और चू चेन हॉल के बीचों बीच की ओर बढ़े और सभी ने उन्हें घेर लिया। वे चू फैंग के अपमान का गवाह बनने से चूकना नहीं चाहते थे। चू फैंग, ऐसा लगता है कि तुम धन तो चाहते हो, लेकिन अपनी जान नहीं। लंबे समय से चुप रहे चू चेन के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आई, लेकिन उनकी मुस्कान बेहद दुष्टतापूर्ण थी। चू फैंग द्वारा इस शर्मनाक स्थिति में धकेले जाने से वह बहुत दुखी था। चूंकि उसे चू फैंग को सबक सिखाने का मौका मिला था, इसलिए जाहिर है कि वह खुद को रोक नहीं पाया। हो, चू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस तुमसे ये बातें कहना चाहता था। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम कितने कमजोर हो। अचानक चू चेन का बायां पैर आगे बढ़ा, एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर उसका पूरा शरीर उड़ती हुई गति से भाग निकला। उसकी दोनों भुजाएं चल रही थीं और उसके मुंह के हर तरफ बरस रहे थे। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी और वह एक खूंखार जंगली जानवर की तरह चू फैंग की ओर बढ़ रहा था।